मतलब बता रहा हूँ ये सब, तो आपको पता लग जाएगा। याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब केस स्टडी आएगी देन मैंने आपको बताया भी है ना। तो ठीक है, अब ये बिलीफ में जो मैंने आपको बताया था, थॉट्स, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड नॉलेज, हाउ इट इज शेपिंग द बिलीफ, इस तरह के ऑब्जेक्टिव चीज़ें हमेशा आप दिमाग में रखना सो दैट यू कैन मेक अ डिफिनीशन आउट ऑफ इट। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था कि कैसे जो थॉट है, फीलिंग है, बिहेवियर है, वो एक्सपीरियंस को डिटरमाइन करता है, और एक्सपीरियंस जो होता है, जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो उससे बिलीफ, वो बिलीफ सिस्टम में आपके आता जाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप ये चीज़? जैसे मान लो महाकुंभ चल रहा है ना, महाकुंभ, लेट सपोज यू हैव अ बिलीव दैट आई हैव टू गो टू दैट, मतलब जो भी वो जगह है उसमें जाके हमें नहाना चाहिए। दैट इज़ अ बिलीफ सिस्टम। हाउ दिस बिलीफ सिस्टम हैज़ फॉर्म्ड, यही वो साइकिल है जिससे वो फॉर्म हुआ। ठीक है, आपके पास एक थॉट आया, फीलिंग आई, ठीक है, किसी चीज़ की फीलिंग आ रही है, वो सोर्सेज अलग से हो सकते हैं, सोर्सेज कल्चरल हो सकते हैं, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कुछ भी हो सकता है जो यहाँ लिखा है। जब वो एक्सपीरियंस आपको एक अच्छा मिला, कि मान लो आप गए और वहाँ पे आप नहा लिए, आपको लगा कि हाँ मतलब मेरे तो पाप धुल गए हैं, जो भी है, सो दैट काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम इज गोइंग टू फॉर्म विद द एक्सपीरियंस। होता है ना, जब आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करते हो तो उस तरह का बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जब कुछ आप, जैसे लोगों का आप जनरली देखोगे, भगवान में बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, दे गो टू द टेम्पल, दे फील हैप्पीनेस, वो जो एक्सपीरियंस है ना, जॉय, हैप्पीनेस जो अंदर से आती है, वो उनको लगता है, तो इस वजह से बिलीफ सिस्टम फॉर्म होता है। आप देखो बहुत सारे जो बाबा लोग हैं, अलग अलग तरह के, हर तरह के लोग चलते हैं ना, कोई शिव जी में मान रहा है, कोई राधा जी में मान रहा है, अलग अलग, तो जिसका जैसा एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से उसका बिलीफ सिस्टम बनेगा, और वो मतलब उस बिलीफ सिस्टम को लेके चलने लगेगा, वो बिलीफ सिस्टम इंटरलाइज हो जाएगा, ही इज गोइंग टू होल्ड दैट थिंग ट्रू। समझ में आ रहा है ये चीज़, बिलीफ अभी तक समझ में आ रहा है ना, एग्जाम्पल के थ्रू Yes, sir. रिलेट कर लोगे ना आप लोग, रिलेट करना आना चाहिए, याद वाद रहता नहीं कुछ, ठीक है, लास्ट में कुछ याद नहीं रहेगा, यही सब थोड़ा बहुत याद रहेगा जो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आता है बिलीफ जो होता है भाई, ये जो बिलीफ बन रहा है, सो देयर आर टाइप्स ऑफ बिलीफ, देयर इज अ वीक बिलीफ एंड देयर इज अ कोर बिलीफ। ठीक है, सो व्हाट इज द कोर बिलीफ? कोर बिलीफ का मतलब कि भाई वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ बिलीफ सिस्टम इन यू विच इज नॉट गोइंग टू बी चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि भाई आपको फैमिली के तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पेक्ट है, लेट सपोज यू लव योर फादर, सो दैट इज़ अ बिलीफ दैट कम्स, कि भाई मुझे फैमिली के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखानी है, या मेरे पापा ने मुझे बहुत वो किया हुआ है, सपोर्ट किया है, सब कुछ किया है, सो आई शुड रिस्पेक्ट हिम, और इस तरह का। ठीक है, सो दैट इज़ अ बिलीफ सिस्टम, दैट इज़ अ कोर बिलीफ। समझ में आ रहा है आपको कि कोर बिलीफ क्या होगा? अब आपको दिख रहा है ना कि बिलीफ सिस्टम फॉर्म कैसे हो रहा है। भाई आपको पापा का, मान लो आपको, इफ़ यू बिलीव दैट कि आपके फादर जो है वो आपको बहुत वो करते हैं, ठीक है, कि प्यार करते हैं या मानते हैं सब कुछ, यू हैव बिलीव कि भाई इनके लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगी, तो दैट इज़ अ एक्सपीरियंस विच यू आर गेनिंग। ठीक है, दैट इज़ अ एक्सपीरियंस जो आप गेन कर रहे हो, एक्सपीरियंस फ्रॉम योर फादर्स लव। ठीक है, यू हैव अ थॉट, यू हैव अ बिहेवियर, काइंड ऑफ फीलिंग, कल्चरल इन्फ्लुएंस इस तरह का हुआ, एंड देन यू गॉट द एक्सपीरियंस कि भाई फादर इज ऑलवेज विथ मी इन एनी काइंड ऑफ टाइम। तो आप क्या करोगे, देन दिस इज हाउ द बिलीफ सिस्टम इज गोइंग टू फॉर्म फॉर यू टूवर्ड्स योर फादर या टूवर्ड्स योर मदर, जो भी आप, जिसको भी आप समझते हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई सो दैट यू कैन मेमोराइज दोज थिंग्स, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। तो ये समझ में आया व्हाट इज द कोर बिलीफ? तो कोर बिलीफ क्या हो सकता है? जैसे इक्वालिटी फॉर द पीपल, लेट सपोज यू बिलीव इन द इक्वालिटी, बहुत सारे लोग होते हैं इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, सो दैट कैन बी अ कोर बिलीफ। मान लो आपकी नर्चरिंग ऐसे हुई है, जब आप बचपन से लेके अभी तक बड़े ऐसे हुए हो कि आप सबको समान देखते हो, आप कास्ट के बेसिस पे कोई वो नहीं करते हो डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी और चीज़ को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, सो दैट इज़ द कोर बिलीफ विच हैज़ फॉर्म्ड अंडर यू। क्योंकि जब आप कुछ कर, जैसे आपने देखा होगा, कभी आप लोगों ने ऐसा किया है कि कोई, आप जा रहे हो रास्ते पे और आपने किसी को, मतलब कोई जैसे मान लो गरीब है या कुछ है, आपने कुछ उसको दिया हो, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, ऐसा हुआ है कि आपने दे दिया हो उसको, विदाउट ही हैज़ आस्क्ड दोज थिंग्स फ्रॉम यू। ऐसा हुआ है कभी आप लोगों के साथ? Yes, sir. अदिति, आपके साथ हुआ है? Yes. तो इसका मतलब, तो ये क्या है, ये काइंडनेस या कॉम्पैशन या एम्पैथी, ये सब वर्ड आप लिखना चाहो तो लिख लो, अलग अलग वर्ड है,
काइंडनेस, एम्पैथी, कंपैशन, ये सब अंदर से आपके फीलिंग आ रहा है ना, सो दिस इज अ बिलीफ, दिस दीज आर द कोर बिलीफ। फिर कहने का मतलब अगली बार फिर से आप कभी कुछ देखोगे इस तरह का, देन ऑलवेज यू विल बी काइंड टू दैट पर्सन या काइंड टू दैट सिचुएशन। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दीज थिंग्स आर मेक यू फील हैप्पी इंटरनली, आपको अंदर से अच्छा लगता है जब आप ऐसा करते हो, समझ रहे हो? ठीक है, इसी तरह कुछ लोग होंगे जिनको सच बोलना हमेशा अच्छा लगता होगा। सबकी बात नहीं है, सबका बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, सबका अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बिलीव करते होंगे कि भाई एजुकेशन जो है वो सबको मिलनी चाहिए, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी इंडिविजुअल। ठीक है, सो दीज बिलीव्स आर हार्डर टू चेंज, ये इजीली चेंज नहीं होते हैं, एंड दिस इज डीपली इनग्रेन्ड इन योर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़? व्हाट इज कोर बिलीफ समझ में आ गया आपको? ठीक है भाई, टीचर के लिए आपका बहुत सारा बिलीफ सिस्टम है, अपने भाई के लिए बिलीफ होगा, किसी और चीज़ के लिए, रिलीजन के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी विच यू बिलीव, विच यू होल्ड टू बी ट्रू ऑलवेज। ठीक है, वो कोर बिलीफ है। समझ में आ गया ये चीज़? बोलो हाँ हाँ हाँ। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो अब बिलीफ को, हाँ, कोर बिलीफ अगर आपको समझ में आ गया, सो दिस इज हाउ देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द बिलीफ इज द वीक बिलीफ। ठीक है, देयर इज अ पेरिफेरल बिलीफ, याद नहीं रखना, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज कोर व्हाट इज पेरिफेरल, ऐसा नहीं आता है। ठीक है, तो वीक बिलीफ क्या है? वीक बिलीफ वो बिलीफ है जो, जैसे मान लो कोई छोटी मोटी हैबिट है आपकी, ठीक है, लेट सपोज यू, आपको अच्छा लगता है जब आप कुछ अच्छा सूट पहन लेते हो तो आपको लगता है कि भाई प्रोफेशनल जगहों पे मुझे इस तरह से पहन के जाना चाहिए, कॉलेज में मुझे इस तरह से पहन के जाना चाहिए, और उससे आपको अच्छा लगता है, या उससे आपको लगता है कि इट इज़ अ गुड फॉर यू, यू आर होल्डिंग दैट इट इज़ अ प्लेस वेयर आई हैव टू वियर दिस, दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव टू वियर दिस दिस काइंड ऑफ। या मान लो आपको लगता है कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट में मुझे मान लो कुछ वो खाना है, कुछ भी मान लो आप, पराठा खाना है या कुछ भी खाना है। सो इस तरह की चीज़ें क्या है? दीज काइंड ऑफ बिलीव्स आर द पेरिफेरल बिलीफ, बिकॉज एज यू ग्रो इट कैन चेंज। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले बिलीव करते थे, अभी बिलीव नहीं करते हो। ठीक है, सो दैट विल कम अंडर द पेरिफेरल बिलीफ, समझ रहे हो आप? तो ऐसा कुछ आप लोग रिकॉल कर सकते हो, व्हाट कैन बी योर पेरिफेरल बिलीफ, जो पहले आप बिलीव करते थे और आप करते थे, आपके एक्शंस बिहेवियर्स में दिखता था, लेकिन अब वो नहीं है। कोई चीज़ ऐसी बताओ। बोलो बोलो, आराम से रिकॉल करो, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हो इन द एग्जाम्पल्स व्हेन यू आर राइटिंग द एथिक्स पेपर। ठीक है, अपने एग्जाम्पल भी लोग लिखते हैं, तो आप लिख सकते हो। तो बताओ ऐसा कोई बिलीफ विच यू आर थिंकिंग दैट कि आप पहले ये करते थे और अभी आप नहीं करते हो। Sir, I have one. हाँ बताओ आप, बोलो। That only early birds are more productive. ठीक है हाँ ये भी सही है। तो आप समझ रहे हो ना, देयर आर वेरियस बिलीव। जैसे मुझे लगता था कि भाई सुबह उठना चाहिए उठना चाहिए, अच्छा होता है, जो भी है, मतलब पहले करता था, अब वो क्या था, मतलब भाई काम जैसे जैसे आपका होगा तो फिर आपका वो बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, मतलब फिर तो आप वो करने लगोगे। सो दिस इज हाउ द बिलीफ चेंज। सो ऐसा बिलीव जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है, दैट कम्स इन द वीक बिलीफ। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है भाई कॉफ़ी पीना मेरे लिए अच्छा है, दैट इज़ अ वीक बिलीफ दैट कैन चेंज। कल को आप कुछ और पीने लगोगे, कुछ और खाने लगोगे। ठीक है, आपको लगता है भाई मोमोज़ आपको अच्छा लग रहा है, मोमोज़ इज़ गुड फॉर हेल्थ, कुछ किसी को कुछ भी लग सकता है। सो दोज थिंग्स आर कमिंग इन द वीक बिलीफ या पेरिफेरल बिलीफ। ठीक है, सो पेरिफेरल बिलीफ्स आर वेरी इजी टू चेंज, बट कोर बिलीफ्स आर हार्डर टू चेंज। ये चीज़ समझ में आ गई इतनी? ठीक है, बिलीफ समझ में आ गया, क्या बिलीफ हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक समझ में आया। तो हमने पढ़ लिया एथिक्स क्या होता है, बिलीफ क्या होता है, बिलीफ्स के टाइप क्या होते हैं। नाउ कमिंग टू द मॉरलिटी, व्हाट इज मॉरलिटी। सो मॉरलिटी मैंने आपको बताया था कि मॉरलिटी इज ऑल्सो द सेम थिंग विच इज गाइडिंग यू फॉर राइट और रॉन्ग, बट इट इज़ अ पर्सनल प्रिंसिपल्स, नॉट द एक्सटर्नल रूल्स। ठीक है, मॉरलिटी क्या है? पर्सनल बिलीफ और पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं। आपके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे विच मे नॉट बी द एक्सटर्नल रूल्स। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं जहाँ आपको लगेगा कि भाई इट इज़ योर पर्सनल थिंग।
ठीक है, लेट सपोज यू आर फॉलोइंग एनी रिलीजियस गाइडलाइन एंड यू आर फॉलोइंग दोज थिंग्स एज अ ट्रू और राइट और रॉन्ग, ठीक है, दैट इज अ मॉरल प्रिंसिपल। वैसे आपने सुना है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम में खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा सुना है आपने? ऐसा कभी सुना है कि भाई जब शाम हो, शाम जब होती है उस टाइम खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा होता है? ऐसा सुना है कभी? ठीक है, इस तरह के बहुत सारे बिलीफ हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, विच आर द पर दोज आर द पर्सनल प्रिंसिपल्स एंड दीज प्रिंसिपल्स आर रेयरली चेंजेस एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स राइट और रॉन्ग, ठीक है। जैसे अंदर से आपको लगता है कि भाई जैसे मैंने आपको रिलीजन वाला एक बताया, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं विच विच कैन बी पर्सनल टू यू। लेट सपोज यू आर थिंकिंग दैट कि भाई चैरिटी चैरिटी यू हैव टू डू एज, मतलब जब भी मुझे मौका मिले मुझे चैरिटी करना चाहिए। So once you will see any kind of event where the charitable things are going on, you will contribute in that। ठीक है, आपने देखा है ब्लड डोनेशन कैंप होता है ना, लोग जाके ब्लड डोनेट करते हैं, होता है ना ये सब, होता है ब्लड डोनेशन वगैरह, देखा है कभी ब्लड डोनेशन कैंप? म्यूट करके कहानी सुनोगे तो भूल जाओगे ना। ब्लड डोनेशन कैंप देखा है आप लोगों ने? Yes, sir. तो ब्लड डोनेशन कैंप में क्या होता है, यू आर थिंकिंग दैट यू हैव द पर्सनल बिलीव दैट योर ब्लड इज गोइंग टू रिवाइव समवंस लाइफ, so that morality is deciding your right or wrong and you are deciding that you have to go to that place and donate the blood। समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज हाउ वेरियस थिंग्स आर पर्सनल प्रिंसिपल्स विच आर गाइडिंग यू इन वेरियस सिचुएशंस एंड दे आर शेप्ड बाय अगेन पर्सनल बिलीफ सिस्टम विच यू हैव रेड, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड इवन द इंडिविजुअल कॉन्साइंस। ठीक है, आपके अंदर से भी वो आवाज़ आती है। हम लोग कॉन्साइंस वर्ड का मतलब देखेंगे आगे, तो मैं आपको बताऊंगा। तो बोथ आर गाइडिंग फॉर राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, बट एथिक्स आर द एक्सटर्नल रूल्स। जैसे उसने बताया कि भाई मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग पेन इज द एक्सटर्नल रूल्स फॉर यू टू डिसाइड राइट एंड रॉन्ग, बट मॉरलिटी कम्स फ्रॉम वेरियस अदर थिंग्स, ठीक है। सो जस्टिस, जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज द एक्सटर्नल थिंग, एक्सटर्नल रूल। इट कैन बी इन योर मॉरल प्रिंसिपल, हो सकता है, इसीलिए देखो ये डायग्राम ऐसा ही बना है कि इथिक्स वाली चीज़ें मॉरल भी हो सकती हैं, मॉरल वाली चीज़ें इथिक्स भी हो सकती हैं, बट दोनों का एक जो कंबाइन है, बोथ आर गाइडिंग फॉर राइट एंड रॉन्ग। बेसिक डिफरेंस क्या है, मॉरल्स आर द पर्सनल प्रिंसिपल्स, ethics are the external framework or external rules and both are these guiding towards the right and wrong। समझ में आ गया इतनी चीज? सो वही लिखा है कि morality refer to an individual personal belief about right and wrong which is often shaped by culture, religion और upbringing। अपब्रिंगिंग का मतलब वर्ड लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सोशलाइजेशन, ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ वर्ड फॉर अपब्रिंगिंग। जैसे आप जब बच्चे हो, बच्चे से लेके जब आप बड़े होते हो या जब आप और आगे बड़े होते जाओगे, so there is a process of socialization through which you are inculcating various values। आपके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल डाले जा रहे हैं कि भाई रिस्पेक्ट करना है एल्डर्स की, इनका पैर छूना है, उनका पैर छूना है, रिलीजन में जाना है, मंदिर में जाना है तो ऐसे बिहेव करना है। सो दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ सोशलाइजेशन, दिस इज हाउ द प्रिंसिपल मॉरल प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, अब किसी की फैमिली मान लो इस तरह की विच इज़ नॉट एडहेरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सो उसका जो मॉरलिटी होगा दैट में डिफर, ठीक है, वो इक्वालिटी में फिर बिलीव नहीं करेगा, उसका पर्सनल प्रिंसिपल उस तरह से नहीं बनेगा। सो दैट इज़ वाई द सोशलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड मॉरल वैल्यूज़। तो आप देखते होगे कि मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस किया जाता है जब बच्चे होते हैं, जब पढ़ाया वढ़ाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया मॉरलिटी क्या है, ये लाइन याद रखना, ये जो भी छोटा मोटा है, और ये डायग्राम याद रखना, हाउ द एथिक्स एंड मॉरलिटीज़ आर डिफरेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आ गया इतनी चीज़? बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अब देयर आर वेरियस प्रोसेस, बहुत सारी, अभी ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, बहुत तरह के, भाई मॉरलिटी आती कहाँ से, ये क्वेश्चन आप भी मुझसे पूछ सकते थे कि भाई कैसे आपको पता कि ये चीज़ मॉरल है ये नहीं है। भाई देयर हैज़ टू बी अ समथिंग वेयर, तो एक रिलीजन वगैरह तो है ही जिससे मॉरलिटी आ रही है, प्रिंसिपल्स हैं, कल्चरल थिंग्स हैं जहाँ से मॉरलिटी आ रही है, ठीक है, वो चीज़ें तो है ही। इसके अलावा मॉरलिटी कहाँ से आ रही है, व्हाट आर द व्यूज़ फॉर मॉरलिटी?
तो कहाँ से मॉरलिटी है? सो देयर आर वेरियस व्यूज। अब ये सब क्या है, थिंकर्स बहुत सारे हैं, उन्होंने ये सब दिया हुआ है, तो नाम नहीं याद रखना है, यहाँ मैंने लिखा भी नहीं है उस सबका। आपको बस ये याद रखना है कि दीज आर द ओरिजिन, मतलब कहाँ से मॉरलिटी आप देखते हो। सो देयर इज अ इनेट मॉरलिटी। इनेट वर्ड का मतलब आप समझते हो? व्हाट इज इनेट? बताओ अदिति, इनेट का मतलब क्या होता है? Please repeat the word. इनेट, INNATE, इनेट। व्हाट इज इनेट मॉरलिटी? सर हाँ बताओ बताओ। सर ऐसी क्वालिटी जो बर्थ बाय बर्थ ही। हाँ, इनेट मतलब बाई बर्थ, ठीक है, नेचुरल इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा है कि इनेट मतलब समझ गए शगुन आप भी, इनेट का मतलब, राइट? Yes, sir. बचपन से ही हमारे अंदर कुछ क्वालिटी होती हैं, वो क्या होता है उसको बोलते हैं इनेट। कोई बच्चा मान लो बहुत बदमाश होगा, कोई बच्चा अच्छा होगा, कोई बच्चा वैसा होगा, मतलब अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है बाई बर्थ। तो थिंकर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई बहुत सारी मॉरलिटीज़, वेरियस मॉरल प्रिंसिपल्स और मॉरलिटीज़ आर इनेट, जो ही बच्चा पैदा होता है उसके अंदर रहता है, ठीक है। जैसे देखो वहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि अ टॉडलर शोइंग एम्पैथी बाई कन्फ्रंटिंग अ क्राइंग पीयर, मतलब मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा छोटा है, दो बच्चे हैं एकदम जस्ट, मतलब मान लो एक एक साल का बच्चा है, ठीक है। दो बच्चे साथ साथ में, मान लो एक बच्चा रोने लगता है, तो जो दूसरा बच्चा होता है वो उसके पास आ जाएगा, या उसको कुछ मतलब एक तरह से ही विल शो द एम्पैथी टूवर्ड्स दैट चाइल्ड, ठीक है। मान लो उसके पास कुछ है तो वो दे देगा, अपना खिलौना दे देगा, ऐसा होता है जनरली बहुत सारे बच्चों में। सो दिस इज द मॉरल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ठीक है, या एम्पैथी। उसको समझ में आ रहा है ना कि भाई इससे कोई चीज़ छीन ली गई है तो रो रहा है, तो वो फेयर बिहेव करने का वो कर रहा है, या इवन एम्पैथी की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब एम्पैथी उसको दिख रही है दूसरे में, ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। Yes, sir. तो इवन छोटे बच्चों में सेंस ऑफ फेयरनेस, सेंस ऑफ मॉरलिटी इस तरह की रहती है, सेंस ऑफ एम्पैथी, कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स इस तरह का रहता है, ठीक है। सो देयर आर सम थिंकर्स जो बोलते हैं कि भाई वेरियस मॉरलिटीज आर इनेट मॉरलिटी, जो मैंने आपको दिखा दिया, लाइक फेयरनेस एंड अदर्स, ठीक है। सिमिलरली लर्नेड मॉरलिटी, देयर आर द अदर थिंकर्स हु आर टेलिंग दैट कि भाई कुछ मॉरलिटी लर्नेड होती है। लर्नेड का मतलब वो मॉरलिटीज आर शेप्ड बाई लर्निंग्स और सोशलाइजेशन और द एक्सपीरियंसेस। जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आप बहुत सारी और तरह की मॉरलिटी एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, दैट इज़ अ लर्नेड मॉरलिटी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, दोज थिंग्स आर लर्न। जैसे भाई कोई चाइल्ड है, उसको अलग अलग से यहाँ लिखा है ना कि चाइल्ड लर्निंग द वैल्यूज ऑफ शेयरिंग, शेयरिंग की जो वैल्यू है दैट इज़ अ मॉरल प्रिंसिपल, शेयरिंग वाला जो वैल्यू है। सो ही इज़ डेवलपिंग दोज थिंग्स फ्रॉम इंटरेक्शंस एट स्कूल। जब वो स्कूल में जाता है तो एक दूसरे के साथ खाना खाता है, होता है ना एक पीरियड में, जब पीरियड खत्म होता है तो बच्चे बैठ के खाना खाते हैं ना साथ में। सो दीज थिंग्स, या रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, जो चिल्ड्रंस को क्या बताया जाता है कि भाई अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करो, टीचर का रिस्पेक्ट करो, होता है ना ये सब। जैसे आप देखते हो इसीलिए से तो हम डे वगैरह मनाते हैं ना, भाई टीचर्स डे मनाया जाता है, अलग अलग तरह का डे मनाया जाता है, वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दोज थिंग्स, सो दैट वी कैन इनकलकेट द मॉरल प्रिंसिपल्स among वेरियस इंडिविजुअल्स थ्रू दीज, समझ रहे हो। सो दीज आर द लर्नेड मॉरलिटी, समझ गया लर्नेड और इनेट मतलब, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब कुछ लोग ऐसे हैं, ये बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मतलब मॉरलिटीज आर अ मिक्स ऑफ इनेट एंड द नर्चर, नेचर प्लस नर्चर, नेचर का मतलब इनेट प्लस नर्चर का मतलब लर्नड, दोनों तरह का वो है, मतलब इनेट प्लस लर्नड होके तब वो मॉरलिटी, इस तरह की बहुत सारी मॉरलिटी बनती है, ठीक है। जैसे नीचे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें आपको दिखा रहा है कंपैशन, कंपैशन कैन बी इनेट। अब वो ज़रूरी नहीं है, आपको यही याद रखना है, वेरियस थिंग्स कैन बी देयर, जो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ जो लिखा है इतना ही पढ़ लोगे तो काफ़ी है। तो खैर, कंपैशन इज़ अ इनेट मॉरलिटी, जो मैंने बताया कि हो सकता हो बच्चे में कंपैशन दिख रहा हो, ज़रूरी नहीं सारे बच्चों में दिखेगा, हो सकता हो कुछ बच्चों में ना भी दिखे, लेकिन जनरली कुछ बच्चों में रहता है कंपैशन, ठीक है, एम्पैथी रहती है। सो कंपैशन विल बी फॉर वन ऑफ, मान लो एक चाइल्ड के लिए है, और लर्नड, लर्नड उसको क्या होगा, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट ही इज़ गोइंग टू गेन द एक्सपीरियंसेस और सोशलाइजेशन के थ्रू एल्ट्रुइज्म वो गेन करेगा, ठीक है। तो एल्ट्रुइज्म और कंपैशन मैं अभी मैं खैर बता देता हूँ क्या अंतर है। तो
या आप लोग बताओ व्हाट इज कंपैशन, व्हाट इज एल्ट्रुइज्म? बताओ, वर्ड कंपैशन का मतलब क्या है, एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या है? बोलो बोलो। पैशन का मतलब तो हो गया कि लाइक रिकग्नाइजिंग या अंडरस्टैंडिंग द सफरिंग ऑफ अदर्स हो गया, या फिर जो डीपली केयरिंग होता है। हम्म। और एल्ट्रुइज्म? तो इम्पैथी, इम्पैथी वर्ड सुना है, इम्पैथी? यस सर। तो इम्पैथी कैसे अलग है? डरो मत, जो भी आपको लगता है, जो भी आप सोचते हो बताओ। सर आई थिंक एम्पैथी हो गया कि उसमें अंडरस्टैंड के साथ साथ मतलब शेयर भी करने का कॉन्सेप्ट होता है कि आप मतलब दूसरे का पेन शेयर भी कर सकते हो। बट कंपैशन हो गया कि बस आप मतलब समझ पा रहे हो और एक्शन से ठीक करने की कोशिश करते हो, बट आपने वो चीज़ फील नहीं की होती है। तो फिर एल्ट्रुइज्म क्या है? बताओ। फिर सेल्फलेस कंसर्न हो गया। सेल्फलेस कंसर्न फॉर व्हाट, मतलब किसके लिए? सर दूसरों के बेनिफिट के लिए, अदर्स मतलब बेनिफिट एंड प्राइमरी वेल गोल बीइंग। बेनिफिट। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल आप देना चाहो इसका, तो कैसे दोगे? जैसे मान लो मैं बोलूँ कि भाई आप किसी स्ट्रीट पे किसी को होमलेस देख लेते हो, ठीक है, और एंड यू आर ऑफरिंग देम फूड, मान लो आप उसको खाना देने जाते हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? वो कंपैशन है कि इम्पैथी है कि एल्ट्रुइज्म है? सर एल्ट्रुइज्म। और फिर इसी केस में इम्पैथी फिर क्या होगी? सर एम्पैथी फिर वही हुआ ना कि हमने वो वाली चीज़ फील नहीं की, पर एल्ट्रुइज्म शायद इसलिए होगा क्योंकि हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। मतलब कभी आपने, कभी आप लोगों ने ये सब वर्ड पहले पढ़ा है कि भाई अल्ट्रुइज्म क्या है, कॉम्पैशन क्या है, एम्पैथी क्या है, ऐसा कभी पढ़ा है पहले? सर कंपैशन और एम्पैथी पढ़ा है। तो कंपैशन इज ऑल अबाउट डूइंग, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब शेल्टर आप किसी को प्रोवाइड करोगे वो कंपैशन में आएगा, दैट इज नॉट एम्पैथी, ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्स तो है वो, जो आप बोल रहे हो वो इमोशनल रिस्पॉन्स तो है, लेकिन वो इट कम्स इन द डूइंग। डूइंग आप समझते हो ना, आप करने लगो कोई चीज़, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ करने लगोगे वो कंपैशन में आएगा। आप एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हो कोई जैसा, मतलब ढंग का, मतलब कि क्या हो सकता है कि कंपैशन क्या होगा। जैसे आप चार वर्ड लिखो, अच्छा आप लोग चार वर्ड लिखो, कंपैशन, सिंपैथी, इम्पैथी और एल्ट्रुइज्म, ठीक है। लिखा आपने? बस लिख के फिर बोलो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या क्या है। सर कंपैशन का एक एग्जांपल है। हाँ बताओ। सर लाइक ट्रैवलिंग के टाइम पे गिविंग अप सीट फॉर डिसेबिलिटी, या फिर ओल्ड पीपल, या फिर मतलब ऐसे किसी को अपनी सीट देना। आई थिंक ये कंपैशन का एग्जांपल हो सकता है। अ, हाँ, तो ये गिविंग वाला ठीक है, लेकिन आप, मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एम्पैथी, अल्ट्रुइज्म और इसमें क्या है, मतलब इन सब में अंतर क्या है, ठीक है। तो आप बस वर्ड पहले लिखो, मैं आपको बताता जाता हूँ। सिंपैथी लिख लिया आपने, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन और अल्ट्रुइज्म लिख लिया, यस। यस ठीक सर। है। अब सिंपैथी आप देखना, ध्यान से सुनना, सिंपैथी का मतलब क्या है? सिंपैथी का मतलब इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजिंग अनदर्स पर्सन इमोशन एंड फीलिंग, ठीक है। जैसे मान लो कोई सफ़र कर रहा है किसी चीज़, कोई पेन में है, ठीक है, या कुछ भी है, यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजिंग देयर इमोशन, कि भाई ये बंदा सफ़र कर रहा है या इस तरह का है, ठीक है।
समझ रहे हो? इसका मतलब सिंपैथी में यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ डीप इमोशनल कनेक्शन, ठीक है? उतना तगड़ा कनेक्शन इमोशनल लेवल पे है नहीं, दैट कम्स इन द सिंपैथी। समझ गए आप ये चीज़? सिंपैथी मतलब समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इम्पैथी में यू फील, तो ये बस डिग्री ऑफ इमोशंस का है खेल कि सिंपैथी में यू आर नॉट, यू आर सिंपैथेटिक टू द, मान लो नॉर्थ कोरिया में कोई ब्लास्ट होता है आज, तो आप सिंपैथेटिक हो सकते हो क्योंकि आप इंडिया में हो, आपको नहीं पता है उनका पेन वगैरह, थोड़ा बहुत आपने सोचा समझा, भूल गया, ठीक है? ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होंगे वेयर यू कैन बी सिंपैथेटिक। आप जैसे रोड से जा रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग होता है ना कि अब देखना अंतर भी आपको समझ में आएगा। आप रोड से जा रहे हो, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया अगल बगल, ठीक है, तो आप बस निकल गए, तो क्या होगा, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिंपैथी, यू हैव सीन दैट, यू हैव फील द पेन, लेकिन अब यू हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ इमोशनल लेवल एक्ट ओवर देयर, तो ये क्या है, सिंपैथी है। समझ गए आप ये चीज़? सिंपैथी, यस सर। ठीक है। अब इमोशन क्या होता है, मतलब इम्पैथी क्या होता है? इम्पैथी इज अ फॉर्म ऑफ सिंपैथी वेयर इमोशंस आर लिटिल बिट मोर हायर, ठीक है? अभी भी एक्शन नहीं हो रहा है, हियर ऑल्सो यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, लेकिन इम्पैथी में थोड़ा सा जो इमोशनल का लेवल होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? यस सर। तो दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई एम्पैथी क्या है और सिंपैथी क्या है। जैसे भाई मान लो कोई फ्रेंड है, कोई आपका दोस्त है, वो अगर मान लो कुछ फील कर रहा है, कुछ उसको लग रहा है, तो आप भी मतलब आप उसके एक्सपीरियंस में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओगे, यू विल बी विथ हिम फॉर, मान लो कुछ देर के लिए आप बैठे और यू आर गेटिंग इन्वॉल्व, ठीक है? यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द काइंड ऑफ फियर ही इज़ गोइंग थ्रू, या मान लो उसका ब्रेकअप हो गया, तो जो उस ब्रेकअप से जा रहा है वो भी आप फील करोगे थोड़ी देर, ठीक है, कि क्यों क्यों वो सैड है, क्या है, ठीक है? सो दिस इज़ अ एम्पैथी। तो समझ में आया एम्पैथी और सिंपैथी, दो वर्ड, ठीक है? यस सर। नाउ कंपैशन में यू आर गोइंग टू एक्ट, सारा कहानी वही है सिंपैथी एम्पैथी वाला, बस आप एक्ट करने लगोगे, ठीक है? कंपैशन में जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज आपके दिखने लगते हैं, ठीक है? सो इफ़ द इमोशनल रिस्पॉन्सेज आर कमिंग थ्रू एनी एक्ट, तो वो है जैसे आप, मैंने बताया ना, आपने होमलेस को देखा मान लो, तो आपको कंसर्न फील हुआ, आपने क्या किया भाई, कुछ मान लो होमलेस बंदा है, आपने देखा, और वो, या मान लो घर ही में रह रहा है मान लो, ठीक है, या कोई होमलेस पर्सन है, मान लो कोल्ड फील कर रहा है बाहर, आपने देखा, तो आप क्या करोगे, वो चद्दर वद्दर बाई करके उसको दे दोगे, ठीक है? सो इट्स कम्स टू द एक्ट कंपैशन। अब क्या हुआ, जैसे मान लो अब इसी सिनेरियो में कोई भाई गिर गया था, किसी का वो हो गया था एक्सीडेंट, तो आपने एम्पैथी फ़ील की, आप देखे चल दिए। सिंपैथी में थोड़ी देर रुके, कुछ लोगों से आस-पास इधर, सॉरी, सिंपैथी में तो आप चल दिए, एम्पैथी में यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव एंड यू आर फीलिंग देयर इमोशन। तो आप 2 वर्ड लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एम्पैथी का मतलब अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव प्लस फीलिंग देयर इमोशन। आप उसका इमोशन फ़ील भी कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई दोस्त के पास बैठे हो, ब्रेकअप हो गया, आप बैठे हुए हो थोड़ी देर, यू आर फीलिंग देयर इमोशन एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव। सिंपैथी में ओनली यू आर अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव, ठीक है? नाउ कंपैशन में यू विल बी एक्टिंग, आप उस बंदे का, जो मान लो जिसको चोट वोट लगी है, आप क्या करोगे, फर्स्ट एड किट दे दोगे उसको, कुछ दे दोगे ताकि उसको मतलब हेल्प हो जाए। समझ में आ रहा है? यस। यस सर। ठीक है। अब कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी और अब एल्ट्रुइज्म में मेन चीज़ क्या है? एल्ट्रुइज्म का मेन फोकस होता है, आप वर्ड लिखो, सेल्फलेसनेस का। एनी एक्शन विच इज़ ड्रिवन बाय सेल्फलेसनेस, ठीक है? लेट सपोज आपने किसी को देखा, मान लो आपका दोस्त कोई था जो वो हो गया था, क्या नाम है, जिसका एक्सीडेंट हुआ, अगर तब आप हेल्प कर रहे हो, दैट कम्स इन द कंपैशन, दैट इज़ नॉट एल्ट्रुइज्म, ठीक है? एल्ट्रुइज्म, बिकॉज ही इज़ योर फ्रेंड, यू आर थिंकिंग दैट समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ इट, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन द रिटर्न।
So if your action is oriented like if your actions are driven by selflessness, that means without expecting anything in return, लिखना चाहो तो ये लाइन लिखो, आगे आ भी जाएगा लेकिन लिख लेना है सब, मतलब फिर क्या ही, कभी तो नहीं होता है डिस्कशन। तो खैर, एल्ट्रुइज्म का मतलब समझ गए ना आपकी, इट इज सेल्फलेसनेस। एक्शन जो आपका होगा दैट विल बी ड्रिवन बाय सेल्फलेसनेस, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अब सोचो कोई थर्ड पर्सन है जो गिरा हुआ है, जिसको चोट लगा है, यू डोंट नो, यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग, इवन यू आर नॉट थिंकिंग कि भाई क्या है, क्या रिटर्न होगा, क्या होगा, ठीक है। यू आर जस्ट टेकिंग इट, और मतलब उसको आप अपना भर्ती वर्ती करा देते हो, जो भी करते हो, ठीक है। इवन उसको ब्लड की ज़रूरत हुई, आप उसी ऑन द स्पॉट आप ब्लड वगैरह अपना दे दिए कि भाई लो ब्लड, ब्लड चाहिए ले लो, आप समझ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज दिस इज द थिंग विच इज यू आर डूइंग सेल्फलेसली। सेल्फलेसनेस होनी चाहिए आपके एक्शन में, देन इट्स कम्स टू द एल्ट्रुइज्म। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ हायर फॉर्म ऑफ द कंपैशन। समझ में आ रहा है? कंपैशन में यू मे एक्सपेक्ट, मतलब ज़रूरी नहीं है लेकिन यू मे एक्सपेक्ट द वो, ठीक है, और मतलब आपको होगा वो मोटिवेशन होगा, मोटिव मतलब यू, लेकिन वो सेल्फलेसनेस नहीं है वो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कंपैशन सर एल्ट्रुइज्म समझ में आ गया। सो एल्ट्रुइज्म इज समथिंग डिफरेंट। तीन लीग में चलते हैं, इमोशन के लीग से चलते हैं, इम्पैथी, सिंपैथी, इम्पैथी, कंपैशन, और उससे हट के है थोड़ा सा ये अपना क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइज्म, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग टू सेक्रीफाइस एनीथिंग सेल्फलेसली, तो ब्लड डोनेट करना इज एल्ट्रुइज्म, ठीक है। किसी को आपने देखा, क्योंकि वहाँ फीलिंग नहीं है, वो आप पूरे दुनिया के लिए ब्लड डोनेट करो, आपको पता भी नहीं है, फीलिंग जैसा तो कुछ आ नहीं रहा है कि भाई कोई फील कर रहा हो, आप कुछ बहुत ज़्यादा इमोशन फील कर रहे हो, और तब आप, यू आर जस्ट डूइंग सेल्फलेसली, वेरियस एक्ट यू आर डूइंग सेल्फलेसली, दैट कम्स अंडर द एल्ट्रुइज्म, ठीक है। मान लो आप कमाते हो, यू आर अर्निंग सैलरी एंड यू आर जस्ट डोनेटिंग टू सम एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई 4,000 5,000 आप महीने का दे रहे हो उसको। So that sacrifice, whatever you are doing, that is a altruism, समझ गया, because you are not expecting anything in the return, so this is altruism। तो खैर, समझ में आ गया ना थोड़ा बहुत। सो ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई इनेट मॉरलिटी तो है ही, लर्नेड मॉरलिटी भी है। देयर आर सम पीपल हु आर टेलिंग दैट इट, एनी मॉरलिटी विच यू आर सीइंग, इट इज़ अ नेचर प्लस नर्चर, मतलब इनेट प्लस लर्नड। तो एल्ट्रुइज्म इज अ काइंड ऑफ वैल्यू। तो आप कंफ्यूज मत होना, मतलब इस तरह से कोई बोले कि ये बिलीफ है, कोई बोले वैल्यू है, तो है, कोई बोले मॉरल प्रिंसिपल है, तो है, मतलब इट, यू कैन नॉट डिलिनिएट कि ये मॉरल, क्योंकि डायग्राम ऐसा रहेगा इस तरह का, आप समझ, जैसे मान लो वैल्यू ऐसा है, ठीक है, तो वैल्यू में से ही कुछ इथिकल चीज़ें निकलेंगी, वैल्यू में से ही कुछ मान लो मॉरलिटी निकलेगी, ऐसा ऐसा होता है। सो यू कैन नॉट डेलिनिएट कि भाई ये चीज़ मॉरल है, ये इथिकल है, इस तरह का एकदम क्लियर कट कहीं नहीं दिख पाता है आपको, ठीक है, खासकर अच्छे वर्डों में, बिकॉज दीज आर द गुड वर्ड्स। सो गुड वर्ड्स मतलब इसमें आप पढ़ोगे ना, जैसे पैट्रियार्की कैन बी अ, मतलब वो मॉरलिटी नहीं हो सकती पैट्रियार्की, ठीक है, इट इज़ अ बैड वैल्यू, मतलब सही वैल्यू नहीं है वो, ठीक है। तो वो उसमें नहीं आएगा एथिकल फ्रेमवर्क में या इस तरह में, लेकिन जो ये सब है कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सब इसमें आएगा। तो खैर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे वही एग्जांपल लिखा है, कंपैशन प्लस एल्ट्रुइज्म। तो लेट्स सपोज कि भाई आप कोई, टर्की सीरिया में कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो यू आर हैविंग कंपैशनेट, ठीक है, आप कंपैशनेट हो, यू आर फीलिंग समथिंग, मतलब डोनेट वगैरह करने के लिए, वॉलंटियर वगैरह करने के लिए, ठीक है। सो हाउ यू है, मतलब ये जो डोनेटिंग की प्रैक्टिस है एंड दोज थिंग्स, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द लर्न पॉइंट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप कहाँ से वो लर्न करते हो आप, मतलब बहुत सारी जो कैंपेन चलती हैं फंड रेजिंग और इस तरह की। सो दिस काइंड ऑफ एल्ट्रुइज्म इज कमिंग इन टू यू फ्रॉम द various kind of activities which you are seeing in your surroundings. So altruism can be learned, altruism is a learned morality, compassionate is the innate, क्योंकि because you are also human being, other is also human being, that's why you are feeling sympathy, empathy, compassion, because these are the emotions, ये सब इमोशनल लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर फीलिंग एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, विच इज ड्राइविंग यू टू डोनेट फॉर द पीपल ऑफ द टर्की सीरिया। मान लो अर्थक्वेक आया, कहीं पे भी कुछ अर्थक्वेक आया, समझ रहे हो आप ये चीज़, ठीक है, ठीक है।
अब जैसे देखो नीचे लिखा है ना फेयरनेस एंड यस जस्टिस। सर। अब ये वाला एक फेयरनेस, जस्टिस, एम्पैथी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, कोई एक एक्सप्लेन करो। मैंने तो डिटेल में यहाँ लिखा है, इसको एक्सप्लेन करो। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज लर्नेड, व्हाट इज वो। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि देयर आर मॉरलिटीज विच आर इनेट, विच आर लर्नेड, एंड इट कैन बी मिक्स ऑफ बोथ इनेट प्लस लर्नेड। और मोस्टली ऐसा ही होता है, इनेट प्लस लर्नेड मॉरलिटी आपको दिखती है आपके एक्शन में। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्लेन करो आप, कोई आप लोगों में से ये वाला पढ़ के एक्सप्लेन करो। देन वी विल गो टू दिस। हाँ, ये वाला एक्सप्लेन करो। सर क्या एक्सप्लेन करना है? ये जो मैंने लिखा है ना फेयरनेस प्लस जस्टिस लर्न वाला बात। बताओ, पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो। पढ़ लिया शगुन, आदित्य आपने? सर बताओ। सर लेकिन एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, मतलब थोड़ा समझ आ रहा है रीड करके, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो नहीं समझ आ रहा। आदित्य आप बताओ। सर इसमें एडवोकेसी का मतलब तो सपोर्ट करना होता है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और सोशल वेलफेयर पॉलिसीज बाय बर्थ ही, मतलब ये एक तरीके का बाय बर्थ मोरालिटी वो करता है, फेयरनेस। हम्म, सर ये आगे समझ नहीं आया ये क्यों लिखा है, कंबाइंड विद जस्टिस मैकेनिज्म। जैसे जैसे सोशल वेलफेयर पॉलिसीज हैं, डू यू बिलीव कि भाई सोशल वेलफेयर पॉलिसीज जो है वो सही है या गलत है? मैं मतलब वो तो एग्जाम्पल लिखा है ना। आप कुछ भी फेयरनेस, फेयरनेस कहने का मतलब, यस सर। फेयरनेस तो आपको बचपन से समझ में आती है ना, कौन सी चीज़ फेयर है कौन सी नहीं है। वो यस सर। एग्जाम्पल आपको नहीं भी समझ में आए, आप अपने मन से लेके सोचो ना कि व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज जस्टिस। वैसे सोच के देखो कि व्हाट इज फेयर से मैंने बताया ना कि भाई वो तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, बस वो लिखा हुआ एग्जाम्पल है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, कंपैशन प्लस एल्ट्रुइज्म। कंपैशन इज कैन बी इनेट, एल्ट्रुइज्म इज अ लर्न। फेयरनेस कैन बी इनेट, जस्टिस इज अ लर्न। ठीक है, सो व्हाट इज फेयरनेस? आप जब बचपन से आपको फेयरनेस का आइडिया रहता है ना कि भाई ये गलत है, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, बचपन से आपको पता चल जाता है चीज़ें। ठीक है, सो दैट कैन बी इनेट, बट व्हाट इज जस्टिस?
आप वो एग्जांपल भूल जाओ, दोनों लोग ये बताओ फेयरनेस और जस्टिस दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज फेयरनेस, व्हाट इज जस्टिस? सर सर फेयरनेस का फेयर मतलब जो चीज इक्वली राइट है सबके लिए, और हाँ, जस्टिस मतलब जो मोरली राइट है सब लोगों के लिए। नहीं नहीं, अब आप बताओ शगुन। फेयरनेस की मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना। हाँ, और तो मतलब जो दीदी ने बोला वो फेयरनेस का मेरे हिसाब से होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटिंग पीपल इक्वली और रीजनेबली अकॉर्डिंगली। जस्टिस आप कैसे अचीव करोगे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप बताओ जस्टिस अचीव कैसे होगा? भाई प्रियम्बल में पढ़ा है ना, जस्टिस तीन तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यस सर। So justice is a mechanism which यस is going, which you are going to achieve through areas। भाई जैसे फेयरनेस, मतलब मैं बताऊं कि फेयरनेस कैसे क्या है, कि मान लो आपको बिलीफ है कि भाई लड़कियों को राइट मिलना चाहिए फॉर एजुकेशन, लेट सपोज। सो दैट इज अ फेयरनेस, आपको लग रहा है वो चीज़ फेयर होनी चाहिए, फेयरनेस है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। But how you are going to achieve that fairness in a principle until unless you do not have the justice? तो justice कैसे आएगा? When you are going to make a policy for it। भाई राइट टू एजुकेशन बना दिया गया, ठीक है, या वुमेन्स के लिए कोई बहुत आपको पता है कृषि फैसिलिटी और ये सब, सो दोज आर द थिंग्स वेयर बाय विच वी आर मेकिंग द जस्टिस, ठीक है, उससे आप जस्टिस कर रहे हो। सो जस्टिस इज ऑल अबाउट, इट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, वेरियस थिंग्स यू हैव टू डू टू अचीव द जस्टिस। यू नो दैट इट इज फेयर बट इट इज नॉट जस्टिफाइड until unless you are going to make an action on that। समझ रहे हो? तो जस्टिस इज ऑल अबाउट अ काइंड ऑफ एक्शन, ठीक है, अभी समझ में आया थोड़ा बहुत? या कोई और एग्जांपल आप बताओ इसी चीज को लेके, यही चीज जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होगी ना जहाँ पे आपको लगता है कि भाई फेयरनेस होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन ओनली फेयरनेस विल नॉट मेक यू टू अचीव द जस्टिस। भाई आपको लगता है या पूरी दुनिया को लग रहा है, मान लो फेयर कोई चीज, हाँ, सही पर आप व्हाट्सएप चेक कर लो। व्हाट्सअप, व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है क्या आपने? यस अच्छा, इस अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या अभी? आदित्य आपको दिख रही है स्क्रीन? सर अभी अभी स्क्रीनशॉट। आपको आदित्य दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो शगुन अभी आपको दिख रही है, अभी भी नहीं दिख रही है? अब दिख रही है। हाँ, वो थोड़ा बहुत नेटवर्क इधर उधर होता बीच होगा। में चली गई थी 2-3 मिनट्स के लिए। हाँ, तो नेटवर्क का इशू है, अब बता दिया करो, इसी में बोल दिया करो नहीं दिख रही है, मैं कर दूंगा। तो खैर, ये समझ में आया कि फेयरनेस प्लस जस्टिस, जस्टिस यू हैव टू अचीव, भाई आपको पता है कि भाई फेयर है कोई चीज़, ठीक है, भाई सबका डेमोक्रेसी में राइट है, राइट टू वोट इज़ अ डेमोक्रेटिक, अब राइट टू वोट बनाना पड़ेगा ना, जस्टिस आपको अचीव करना है। देन यू हैव गिवन पॉलिटिकल राइट्स, तो हम लोगों ने क्या दिया? पॉलिटिकल राइट दे दिए, ठीक है, समझ रहे हो? तो जस्टिस थोड़ा सा अचीव करना पड़ता है। दिस इज हाउ यू हैव टू डिलिनिएट द वैल्यू। वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, यही क्वेश्चन मान लो मैं 10 नंबर का बना दूं कि डिफरेंशिएट बिटवीन फेयरनेस एंड जस्टिस, तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, मतलब खैर आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा लोड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस तरह से, कुछ भी आप रिलेट करो तो रिलेट इस तरह से करोगे आ जाएगा। अभी समझ में आ गया फेयरनेस क्या है, जस्टिस क्या है, ठीक है।
जैसे आप ही की फैमिली में मान लो है Yes. कोई, ठीक है, तो फेयरनेस आपको फील होगा बहुत सारी जगह पे कि भाई ये चीज़ फेयर है, ये चीज़ अनफेयर है, ठीक है। लेकिन जब आपको जस्टिस कब मिलेगा? व्हेन द एक्शन इज डन ऑन दैट फेयरनेस, ठीक है। इफ दैट फेयर, उस जो भी फेयरनेस आपको लगती है, उस फेयरनेस पे किसी ने एक्शन ले लिया, कोई फ्रेमवर्क बना दिया, कुछ कर दिया, तो उससे जस्टिस मिलने लगेगा, ठीक है। दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड। सो खैर ये सब आप सीख भी जाओगे। तो फेयरनेस एंड जस्टिस, तो ये भी क्या है, एक नर्चर और नेचर और नर्चर है। तो कभी याद करने की कोशिश मत करो, आप हमेशा मेरे साथ तो हमेशा समझने की बात करो, समझ लोगे तो सही हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एथिक्स और मॉरलिटी में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो जो जो मैंने चीज़ें इसमें खैर हाईलाइट की हुई हैं, वो आपको रटा रटा मतलब पता होना चाहिए। कब एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एथिक्स एंड मॉरलिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है एथिक्स और मॉरलिटी में डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। सो डेफिनेशन यू नो ऑन द एथिक्स, एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल विच इज गवर्निंग ग्रुप और सोसाइटी को जो गवर्न कर रहा हो, ये पर्सनल बिलीफ है। मॉरलिटी ये क्या है, ये मैंने आपको बताया ना, दिस इज अ एक्सटर्नल प्रिंसिपल, ये क्या है, पर्सनल बिलीफ्स है, विच इज गोइंग टू मेक यू राइट और रॉन्ग, ठीक है। What can be the sources of ethics? Various theoretical frameworks, religion, everything can be a source. Similarly, this is on the internal convictions और upbringing. It is a external framework. सोसाइटी आपको बताती है व्हाट इज इथिकल, इंस्टीट्यूशंस आपको बताते हैं व्हाट इज इथिकल, ठीक है। प्रोफेशंस आपको बताते हैं व्हाट इज इथिकल। जैसे मान लो आप डॉक्टर हो, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन, तो उस प्रोफेशन में यू हैव टू फॉलो द मेडिकल इथिक्स, आपको मेडिकल इथिक्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। सो हु इज डिफाइनिंग दैट मेडिकल इथिक्स, ये प्रोफेशन बता रहा है आपको। इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द इंटरनल कन्विक्शन, अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही है आपके। तो ये समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको जब शुरू में दिया था आईआर वाला इंटरनेशनल रिलेशन का जो मैंने पिक्चर दिखाया था, उस पिक्चर में क्या था, द इथिकल सोर्सेज आर एक्सटर्नल फ्रॉम दैट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि भाई वाई रशिया हैज़, वाई यूक्रेन हैज़ स्टॉप्ड बेस्ड ऑन वेरियस प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कौन से थे, नेशनल इंटीग्रिटी और इस तरह के प्रिंसिपल थे। ये प्रिंसिपल सोसाइटी समाज बना रहा होगा ना, इस तरह के प्रिंसिपल एथिकल फ्रेमवर्क समाज बना रहा होगा, उसको आप फॉलो कर रहे हो, देन यू आर दिस काइंड ऑफ। तो ये सोर्स है, समझ रहे हो। मॉरलिटी का सोर्स क्या है, मॉरलिटी का सोर्स इज ऑल अबाउट पर्सनल थिंग, अपब्रिंगिंग से, कल्चरल एक्सपीरियंस आपको बताते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस बताते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट ये सोर्स है एथिकल फ्रेमवर्क का। जैसे मैंने आपको बताया था शायद, नोलन कमेटी बताया था ना, एक नोलन आगे आ भी जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नोलन कमेटी एक है, ठीक है। स्पेलिंग तो यहाँ सही से लिख नहीं रही, लेकिन नोलन NOLAN, नोलन कमेटी है, विच इज़ डिफाइनिंग द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। जो मतलब उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी में हो या इस तरह का हो, देन यू हैव टू फॉलो दोज कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, हाउ द एथिक्स इज एक्सटर्नल एंड हाउ द मॉरलिटी इज नॉट। इतना समझ में आया। मेडिकल एथिक्स, मीडिया एथिक्स, ये सब कौन बताता है, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस विच आर गवर्निंग द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। आप आईएएस बनोगे तो आपके लिए भी एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होगा, यू कैन नॉट गो इन द मीडिया और कुछ भी बक दो मतलब बोलोगे आप, ठीक है। सो देयर इज अ प्रोफेशंस कोड ऑफ कंडक्ट, सो दीज आर द एथिकल प्रिंसिपल। लेकिन मॉरलिटी क्या है, मॉरलिटी इज ऑल अबाउट पर्सनल बिलीफ्स, पर्सनल बिलीफ आता है आपको, अंदर से पता होता है वो चीज़, ठीक है। एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम द अपब्रिंगिंग, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, रिलीजन, इस सबसे आती हैं चीज़ें, ठीक है, ठीक है। सो एथिक्स इज, अगला इसका वो क्या है, स्कोप क्या है एथिक्स का, एथिक्स इज अ कलेक्टिव स्टैंडर्ड, मॉरलिटी इज अ इंडिविजुअल वैल्यू। सो एथिक्स कलेक्टिव स्टैंडर्ड्स क्यों है, बिकॉज इफ़ यू आर अ ब्यूरोक्रेट, अदिति मान लो आईएएस बनती हैं, आप भी आईएएस बनते हो, ठीक है। तो जो दोनों लोग आईएएस बनोगे तो कोड ऑफ कंडक्ट दोनों के लिए सेम होगा, मॉरलिटी कैन बी डिफरेंट फॉर यू, फॉर अदिति, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल बिलीफ। लेकिन आप दोनों लोगों का कोड ऑफ कंडक्ट एक ही होगा, आप लोग को ट्रांसपेरेंट रहना है, आप लोग को रिस्पॉन्सिबल रहना है टुवर्ड्स द सिटीजन। दिस इज हाउ द इथिक्स इज कलेक्टिव स्टैंडर्ड एंड मॉरलिटी इज इंडिविजुअल वैल्यू। कि मान लो अदिति को लगता है कि भाई शाम में जाके उसको सो जाना है 8 बजे के बाद, तो वो मॉरलिटी उसकी इंडिविजुअल की वो चॉइस है, ठीक है। दैट इज कल्चरल एक्सपीरियंसेस और वॉट एवर शी इज थिंकिंग कि उसको ऐसा करना है। आपको लगता है कि भाई आपको कुछ और करना है, बाहर जाना है, तो आपका मॉरलिटी अलग है। लेकिन एथिकल फ्रेमवर्क्स आर द कलेक्टिव स्टैंडर्ड्स,
उसको आपको फॉलो करना है। इट इज़ अ सोसाइटी का जो नॉर्म होता है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एथिक्स। समझ रहे हो आप ये चीज़? ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई राजा राम मोहन रॉय का केस दिया था ना, राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है, दिया था। तो राजा राम मोहन रॉय वॉज मतलब जैसे उस टाइम क्या था, सती चलता था, सती सती की प्रैक्टिस प्रिवेलेंट थी ना इंडियन सोसाइटी में इन 1920s या उसके पहले। 1802 1804 जब भी आप मान लो, 1824 में उन्होंने वो बनाया था, वो जो भी समाज, ब्रह्म समाज इस तरह का। तो उसके पहले तो सतीवती अच्छे से चल रहा था, 1700 1800 में चल रहा था ना। सो सोसाइटीज नॉर्म्स वर द इथिकल प्रिंसिपल। कहने का मतलब सती वॉज इथिकल फॉर दैट टाइम। उस टाइम के लिए सती इथिकल था, सोसाइटी वैसा बताती थी, ऐसा करो, ये कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए आपका, बेस्ड ऑन द सोसाइटल नॉर्म्स, कि अगर भाई पति मर जा रहा है तो उसको भी मरना होगा। सो दैट वॉज इथिकल फॉर दैट टाइम, बट दैट वॉज नॉट मॉरल। वो मॉरल नहीं था, ठीक है, वो मॉरलिटी नहीं थी, वो मॉरल नहीं था, बिकॉज सम पर्सनल पीपल, वेरियस पीपल्स हैज अपोज्ड दोज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल बिलीफ सिस्टम। दे हैव रीडिफाइंड द कल्चरल थिंग्स, कल्चरल इन्फ्लुएंस। जैसे देखो इसमें अब ब्रिंगिंग वगैरह है ना, तो राजा राम मोहन रॉय ने जब वो बड़े हुएंगे, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उस तरह की चीज़ों को पढ़ा, तो उनको समझ में आया कि भाई वेद वगैरह जो भी ये लोग जिसकी बैकिंग दे रहे हैं कि भाई सती होना चाहिए, इस तरह की बातें तो कहीं लिखी नहीं गई हैं। दिस इज़ हाउ द कल्चर एंड अपब्रिंगिंग हैज़ इन्फ्लुएंसेस हिज मॉरलिटी, एंड दिस इज़ हाउ द मॉरलिटी इज़ अ इंडिविजुअल वैल्यू। और इसी तरह उन्होंने चेंज किया। तो ये समझ में आया, मतलब सोसाइटी को उन्होंने चेंज किया कैसे। तो ये समझ में आ रहा है ना कि सती वॉज इथिकल एट दैट टाइम, बट इट वॉज नॉट मॉरल एज पर राजा राम मोहन रॉय। समझ में आ रहा है ये चीज़? यस। लिखना चाहो तो लिख भी लेना है सब, अगर नहीं समझ में आ रहा, या पेज से आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेना। एंड वाई इथिक्स इज़ अ कलेक्टिव स्टैंडर्ड, ये भी समझ में आ रहा है कि भाई जज है, जज को फॉलो करना है, देयर इज़ अ प्रिंसिपल। अब आप सोचो ना, मतलब आप ऐसा सोचो, कोई जज है मान लो, ठीक है, अब उसको पता है कि ये बंदा क्रिमिनल है, कि वो मर्डर वर्डर करके आया है, उसको पता है। लेट सपोज यू आर अ जज, सामने जो क्रिमिनल आपको पता है कि हिस्ट्री शीटर है, तुम्हारा ही होगा, आपको पता है। बट इफ़ you do not have the evidence, you cannot do those things. So you have a collective standards which you have to follow. Those are the ethical principles which you have to follow. Rule of law and other things जो भी आप पढ़ते हो, so those are the principles which you have to follow. These are the ethical principle. But individually individual values आपको बता रही ना कि नहीं ये तो भाई सही आदमी नहीं है, इसको तो morality is a individual thing, क्योंकि आपका बिलीफ है वैसा कि भाई ये हिस्ट्री सीटर है, हो सकता है ये मर्डर किया हो, सही बोल नहीं रहा है ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि हाउ मॉरलिटी इज अ इंडिविजुअल वैल्यू, हाउ इथिक्स इज अ कलेक्टिव स्टैंडर्ड्स। ठीक है। नोलन कमेटी भी याद रखना, नोलन आगे आ भी जाएगा, तो इस तरह से फिर 2 बार इसको 3 बार 4 बार पढ़ोगे ना, तो पूरा पढ़ने के बाद तो अपने आप दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। अभी समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ द स्कोप, व्हाट इज़ द सोर्स, ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ एथिक्स इज ऑल्सो अ चेंज, मतलब बोथ आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, सोसाइटी चेंज होगी, प्रोफेशन चेंज होगा, एथिकल प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली मॉरलिटी इज ऑल्सो चेंजेस विद द लाइफ एक्सपीरियंस। तो कहने का मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट हाउ इथिक्स इज गोइंग टू चेंज बेस्ड ऑन द, अगर सोसाइटी का नॉर्म चेंज होगा, प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट चेंज होगा, तो भाई इथिकल प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएंगे। मॉरलिटी कब चेंज होगी? जब आपका लाइफ एक्सपीरियंस चेंज होगा, देन योर मॉरल प्रिंसिपल्स विल चेंज। ठीक है। जैसे भाई अभी मान लो मुझे लग रहा है मतलब कि आपको किसी को भी लगता है, मान लो रिलीजन से इफ़ यू आर गाइडेड, हो सकता हो आप जब बड़े हो और बड़े हो जाओ, देन यू आर नॉट गाइडेड बाय द रिलीजियस, वेरियस रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस में चेंज योर मॉरलिटी। इथिक्स को कौन चेंज करेगा? द चेंजेस इन सोसाइटी, चेंजेस इन प्रोफेशन। ठीक है, लेट सपोज आप डॉक्टर हो, ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं ना जो डॉक्टर हैं, और कल को क्या बन जाते हैं? आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। सो वंस दे आर अ डॉक्टर, दे आर फॉलोइंग एथिकल फ्रेमवर्क, some particular code of conduct of the doctors. once they are coming in the next profession, अलग प्रोफेशन हो रहा है, सो इथिकल फ्रेमवर्क उनका चेंज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज़, हाउ द एथिक्स प्रिंसिपल्स आर चेंजिंग। यस। आ गया अदिति आपको भी यहाँ तक? यस। ठीक है, तो इथिक्स मॉरलिटी में ये अंतर है। और क्या इसमें अंतर है कि भाई हु इज़ गोइंग टू इन्फोर्स द इथिक।
ठीक है। सो इन्फोर्समेंट ऑफ एथिक्स इज ऑलवेज डन बाय सम एक्सटर्नल सिस्टम्स। जैसे लॉज जो है वो इथिकल प्रिंसिपल को इन्फोर्स करते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन वो इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। लेकिन मॉरलिटी को कौन करता है? इंटर फीलिंग जो होती है, इंटरनल फीलिंग वो करता है। ऐसे आपने देखा होगा, आप किसी को धोखा दे दो तो आपको अंदर से एक मतलब गिल्ट जैसा फील होने होने लगेगा, ठीक है, आपको गिल्ट फील होगा। सो दोज आर द थिंग्स विच आर इनेट मॉरलिटी, जो अंदर से आपको आ रही है गिल्ट की फीलिंग, ठीक है। दैट इज अ इंटरनल कंसाइंस, आपके अंतरात्मा की आवाज बोल रही है। तो दिस इज द इंटरनल कंसाइंस विच इज गोइंग टू इन्फोर्स द मॉरलिटी। और इथिक्स को कौन इन्फोर्स करेगा? द एक्सटर्नल सिस्टम विच इज गोइंग टू इन्फोर्स द इथिक्स, ठीक है। जैसे भाई लॉयर हो, जैसे जैसे इसमें मैंने लिखा था डॉक्टर है, मतलब मान लो, ठीक है। अब डॉक्टर का प्रोफेशन है कोड ऑफ, जैसे मान लो आप आईएएस ऑफिसर बनते हो, तो आईएएस ऑफिसर बनोगे तो हु इज गोइंग टू अपहेल्ड दोज एथिकल प्रिंसिपल? देयर इज एन इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो आपके एथिकल प्रिंसिपल को इन्फोर्स करेंगे, ठीक है। यू हैव टू बी अकाउंटेबल, ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटेबल होना है। लेट सपोज आपको, अब मान लो मैं आपके पास, आपके मैंने आपको कई बार बताया कि भाई कोई दफ्तर में आपके आता है, आपसे कुछ पूछता है और आप नहीं बताते हो, आप नहीं करते हो। सो आई एज अ सिटीजन कैन कंप्लेन, देयर इज़ अ मैकेनिज्म, मैं कंप्लेन कर दूंगा आपके खिलाफ कि भाई ये फलाना अधिकारी हैं, सुन नहीं रहे हैं और ये वो। सो देयर इज़ एन एक्सटर्नल सिस्टम लाइक सीबीआई है, वो जांच करती है अगर कोई करप्शन कर देता है, होता है ना, कोई करप्ट अगर अधिकारी है तो सीबीआई की जांच होगी, ईडी की जांच होती है ना। सो दीज आर द एक्सटर्नल सिस्टम विच इज इन्फोर्सिंग द एथिकल फ्रेमवर्क्स इन द सोसाइटी। समझ में आया ये चीज़? और इसमें क्या होगा? इंटरनल कंसाइंस होगा, ठीक है। ठीक है, बाकी तो एप्लीकेशन तो कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्पल वगैरह लिख ही दिया। यही 4-5 अंतर है जो एथिक्स में आपको पढ़ना है। व्हाट इज़ द सोर्स, व्हाट इज़ द स्कोप, कैन इट बी चेंज और नॉट, और हु इज़ गोइंग टू इन्फोर्स इट, ठीक है। समझ गए ये चीज़? यस बताओ सर। जल्दी, ठीक है। अब इथिक्स और मॉरलिटी, अगर इफ द इथिकल थिंग्स एंड मॉरलिटी इज गोइंग टू अलाइन, तो इट इज़ ईजियर टू टेक यू एनी काइंड ऑफ डिसीजन, क्योंकि जो पर्सनल बिलीफ्स हैं और जो एक्सटर्नल गाइडलाइंस हैं दोनों हारमोनी में आ जाती हैं, तो आपको डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे मान लो आप किसी एरिया के एसपी बनते हो, ठीक है, एसपी हो मान लो आप, मतलब अधिकारी हो, मतलब जो पुलिस में हो आप, आईपीएस बन जाते हो। अब देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ द कम्युनल वायलेंस, लेट सपोज, एंड यू आर हिंदू, और कोई कम्युनल वायलेंस हो गया। आपका मॉरल बिलीफ बोलता है कि भाई ये जो क्या नाम है, यहाँ का जो मुस्लिम समाज है सही नहीं है, इसमें बहुत सारे उपद्रवी लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। एथिक्स आपको क्या बोलता है? मतलब कि नहीं नहीं, यू हैव टू बी ट्रीट एवरी वन इक्वली, और ये सब जो आप ब्रॉडर प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, इथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आपको इथिकल फ्रेमवर्क तो बोल रहा है कि भाई यू हैव टू गाइडेड बाय लॉ, यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज विच आर मेड, व्हाट आर द गाइडलाइंस, उसके बेसिस पे लेना है। लेकिन आपको मॉरलिटी बोल रही है कि नहीं नहीं, ये तो एरिया इन लोगों का सही नहीं है, जो भी आपको पता है इस तरह का। सो तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। सो मॉरलिटी कभी कभी क्या करेगी? आपको बायस कर देगी किसी चीज़ के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सम पर्टिकुलर रिलीजन, यू मे टेक द डिसीजन इन द बेस ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सर्टेन जेंडर, जैसे आप मान लो आप लोग वो हो, ठीक है, कि भाई आप फीमेल हो, तो आप उस तरह का डिसीजन आपका, इट में मतलब हैम्पर योर डिसीजन और मॉरलिटी, उस टाइम पे ऐसा होता है जनरली। आप कभी लगा के देखना तो आपको पता लग जाएगा। कभी आप जैसे सोसाइटी में रहते हो, उसी सोसाइटी में आप सोच के देखना। लेकिन जब एथिकल फ्रेमवर्क और मॉरलिटी अलाइन हो जाएगी तो क्या होगा? तब हारमोनी में सब सही काम होने लगेगा। सो दैट मीन्स वी हैव टू, हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो मॉरलिटी का सोर्स सही अगर होगा तो ऑलवेज इट विल बी एथिकल, तो वो एथिकल ही होगा आपका कंडक्ट। समझ रहे हो? अगर आपके मॉरल प्रिंसिपल्स अच्छे हैं तो आपका कंडक्ट भी तो एथिकल होगा ना। अगर आपको लगता है कि भाई यू डू नॉट हैव टू टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना है, दिस इज द मॉरल प्रिंसिपल्स विच यू आर एडहियरिंग टू, तो योर कंडक्ट विल ऑल्सो बी इथिकल, ठीक है। समझ रहे हो? ये चीज़ इतना समझ में आ रहा है कि भाई करप्शन नहीं करना चाहिए। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि इट इज़ अंडर यू मोर, तो आपको किसी एक्सटर्नल सिस्टम की भी तो ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज यू विल बी डूइंग द थिंग्स विच इज़ नॉट गोइंग टू टेक अ काइंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस,
आप कभी करप्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ये चीज़? यस। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आपको भी आ गया शगुन ये चीज़? यस सर। अब जल्दी-जल्दी से एक एग्ज़ाम्पल लिए और एक अदिति आप बताओ व्हाट हाउ दिस कंडक्ट इज़ एथिकल एंड नॉट मॉरल, हाउ दिस कंडक्ट इज़ मॉरल बट नॉट एथिकल। आप आराम से पढ़ो ये दोनों सिनेरियो। आप बताओ कि ये चीज़ कोई मतलब दोनों मैंने लिखा है, ठीक है? पूरा लिख दिया है कि मतलब क्या सिनेरियो है, क्या एग्ज़ाम्पल है, हाउ इट इज़ नॉट समथिंग इज़ एथिकल। जैसे मैंने आपको सती वाला बताया ना, सती वाज़ एथिकल एट दैट टाइम बट नॉट मॉरल। इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो इथिकल हैं नॉट मॉरल, और मॉरल बट नॉट इथिकल। ठीक है, तो जस्ट रिलेट दोज इमेजेस और वॉट एवर रिटन एंड एक एक एग्जाम्पल पकड़ो। अब शगुन पहला वाला आप पकड़ो, अदिति आप दूसरा वाला, और एक्सप्लेन हाउ द थिंग्स आर। सर मैं बताऊं पहले वाला? हाँ बताओ बताओ। सर इसमें ये है कि जो वो कॉरपोरेशन है वो मिनिमाइज टैक्स लेबिलिटीज करने के लिए मिनिमाइज करती है, मतलब स्ट्रेटजीज यूज करती है। वो एथिकल इसलिए क्योंकि हर कॉरपोरेशन चाहती है कि उसका जो प्रॉफिट है या जो रेवेन्यू है वो ज्यादा ही रहे। मतलब सब चाहते हैं कि थोड़ा सा कम बाहर जाए और अपना प्रॉफिट हम्म, ज्यादा रहे। तो ये उस वे में एथिकल है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, सब ऐसे ही करते हैं। और ये मॉरल इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरीके से ये मतलब जो हमारा टैक्स होता है वो पब्लिक रेवेन्यू या पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज होता है, तो ये उस चीज के लिए एज अ माइनस पॉइंट देखा जा सकता है, इसलिए इसको मॉरल नहीं बोलेंगे। ठीक है, काइंड क्योंकि ऑफ वो जो ठीक है। पैसा हाँ। वो जो मिनिमाइज कर रहे हैं, अगर वो हम्म, सही वे में दिया जाए तो हमारे पास ज्यादा एक्सपेंडिचर के लिए होगा, तो हम ज्यादा कर पाएंगे पब्लिक सर्विसेज में। बट क्योंकि वो हाँ। मिनिमाइज कर रहे हैं तो कम मिल रहा है हमें, कम सर्विसेज दे पाएंगे। गुड, तो समझ में आया ना कि क्यों ये मॉरल नहीं है। इट इज़ एथिकल बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाई लॉ। देयर आर वेरियस लॉज विच इज़, आपने देखा होगा जब कोई जैसे जॉब करोगे आप, तो आपको पता होगा, पता चलेगा कि भाई बहुत सारे ऐसे टैक्स लॉज हैं वेयर लॉट ऑफ लूप होल्स आर देयर विच वी कैन। जैसे अभी अभी क्या हो रहा है भाई, आप फीस जो भी देते हो इट इज़ गोइंग टू दैट, मतलब उसको जा रहा है ना, आप उनको भेजते हो डायरेक्ट, होता है ना ऐसा। So, भाई I यस सर। because I am what we are doing, we are avoiding the tax of the GST। भाई हमें GST भरना पड़ जाएगा आप इसमें डालोगे तो, ठीक है, मान लो उस तरह से करोगे तो, पर्सनल करोगे तो कोई GST नहीं है। बट इट इज इथिकल, दैट वर्क वो चीज़ इथिकल है लेकिन मॉरल तो नहीं है ना। ठीक है, मॉरलिटी तो ये बोलता है कि भाई आप टैक्स, जो आपने बोला कि भाई अवॉइड कर रहे हो टैक्स, चोरी कर रहे हो, भाई वैसे तो टैक्स बनता है कि टैक्स देना चाहिए, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो टैक्स भरना है गवर्नमेंट को। बट वी आर नॉट टेकिंग दैट वाई कि भाई उसमें तो है ही नहीं तो उसमें से दे ही देंगे, बचेगा ही क्या वाला हिसाब जो होता है। सो दिस इज हाउ वेरियस टैक्स अवॉइडेंसेज आर देयर विच आर डन बाई वेरियस कॉर्पोरेट। सब लोग करते हैं, मैंने और भी लोग कर रहे हैं। सो इट इज़ इथिकल बट नॉट मॉरल, जो आपने बताया। तो ये चीज़ समझ में आ रही ना? ये तो छोटे लेवल का मैंने आपको एग्जांपल यस दिया, ऐसे बहुत बड़े-बड़े लेवल पे होता है। आप कोई भी बिल्डर, कोई भी आप कभी घर पे आप पूछना कि कभी कोई फ्लैट वगैरह लेता है, कोई जैसे घर वगैरह ले, ठीक है, कोई ज़मीन लेता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, कैश में दे दोगे पैसा तो टैक्स बच जाएगा। सीधा बोलते हैं लोग डायरेक्ट मुँह पे कि आप कैश में डील करो, कैश में डील करो, कि भाई 20 लाख का कोई घर ले रहे हो आप,
तो 5 लाख 7 लाख जितना आप कैश दे पाओगे उतना कम आपको टैक्सेशन में जाना पड़ेगा। सो दिस इज इथिकल बट नॉट मॉरल बिकॉज टैक्स अवॉइडेंस रूल्स है और बहुत सारे रूल्स भी ऐसे बने हुए हैं। इवन द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर देयर विच आर हैविंग द लूप होल्स फॉर द टैक्स अवॉइडेंस। ये तो हमने इमोरल प्रैक्टिसेस की बात कर ली, लेकिन ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं, टैक्स रूल्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक एटीसी का फॉर्म भरा जाता है, एटीसी, ठीक है, एटीसी एंड अदर फॉर्म्स। अगर जैसे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो लोग इस तरह के फॉर्म भरते हैं फॉर दिस थिंग्स। तो अगर मान लो वो फॉर्म कोई भरेगा तो उससे क्या होता है, उससे उसको टैक्स में रिबेट मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको फिर से पे बैक करती है या टैक्स नहीं लेती है। इस तरह के बहुत सारे लूप होल्स हैं टैक्स लॉज में। तो देयर आर लॉज विच इज़ इथिकल बट दोज टैक्स लॉज हैव वेरियस लूप होल्स विच एवरीबडी इज यूजिंग, सो दैट इज इमोरल। ठीक है, अब अदिति दूसरा आप बताओ। पहला तो आपने ठीक बता दिया, दूसरा अदिति आप बताओ कि हाउ द मॉरल बट नॉट इथिकल। सर इसमें एग्जांपल है कि हम जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट या एड प्रोवाइड कर रहे हैं। इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जिनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं होती, जो पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री में मतलब रहने के लिए आ जाता है, पर यहाँ पे लिखा है कि अनडॉक्यूमेंटेड है। इट मीन्स कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स होते हैं उन लोगों को वो सपोर्ट मतलब मोरली सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं रहने के लिए। बट ये अनएथिकल में काउंट होगी क्योंकि इमिग्रेशन के कुछ लॉज होते हैं जो इन सब चीजों को इलीगल बनाती है। बट मोरली तो ये चीज राइट है, लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट लॉस के अकॉर्डिंगली ये चीज में काउंट होगी। गुड गुड। तो मॉरलिटी, मॉरलिटी का मतलब वही जो आपने बताया एकदम सही है, कोई इशू नहीं है। सो बिकॉज यू आर फीलिंग कंपैशनेट टुवर्ड्स देम, तो आप इमिग्रेंट्स को अलाउ कर रहे हो। लेट सपोज यू आर अ सिटीजन एंड समवन इज कमिंग, जैसे अभी देखो यूक्रेन में युद्ध हुआ ना, यूक्रेन रशिया वाला। सो यूक्रेन के लोग जा रहे हैं ना आसपास की कंट्री में, रोमानिया, पोलैंड और इस सब में। सो देयर आर पीपल हु आर वेलकमिंग देम। सो इफ दे आर वेलकमिंग देम, व्हाई दे आर वेलकमिंग देम, वही जो कंपैशन है अंदर ह्यूमैनिटी के लिए। भाई कोई किसी को आप डिस्ट्रेस में देख रहे हो तो यू आर हेल्पिंग देम कि ठीक है मेरे घर में रह लो, मेरे पास आ जाओ। सो बट this kind of things are moral but it is not ethical because they are not coming through a legal route। कोई लॉ फ्रेमवर्क वगैरह है नहीं जिसके थ्रू ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे डंकी मूवी देखी होगी वही सेम है, इट कैन बी मॉरल बट नॉट एथिकल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज, आप ऐसे सोचना आप लोग कि कौन सा मॉरल हो सकता है, कौन सा एथिकल हो सकता है, तो आपको और चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये नाउ ये सब तो ज्ञान है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। अभी तक तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली तो क्लियर कर दी चीज़ें कि मॉरलिटी क्या है, बिलीफ क्या है, एथिक्स क्या है, सब। अब इथिक्स हम पढ़ते क्या है, वाई वी आर रीडिंग इथिक्स। सो इथिक्स इज ऑल अबाउट, मतलब इथिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों एवरी सोसाइटी इज सीकिंग फॉर इथिक्स, सोसाइटी और इवन इंडिविजुअल इज सीकिंग फॉर इथिक्स। वाई वी आर सीकिंग फॉर इथिक्स, बिकॉज वी आर satisfying the basic need, we have to satisfy the basic needs, ठीक है। बेसिक नीड्स मैंने जैसे आपको बताया था, शगुन ने बताया था ना, व्हाट इज SDG 12। SDG 12 अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कुछ एक दो पहले दिन, व्हाट इज SDG 12, बोलो। सस्टेनेबल गोल के लिए था, टू हाँ इंश्योर बताओ। सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। हाँ तो अब सोचो, यू हैव टू, मैंने आपको बताया था उसमें कैसे प्लास्टिक वगैरह हमको नहीं यूज़ करना चाहिए, सब करना चाहिए। तो इफ़ वी आर मेकिंग दोज, दीज आर द एथिकल स्टैंडर्ड विच वी हैव टू फॉलो। अगर सस्टेनेबल कंजम्पशन कोई नहीं करेगा तो क्या होगा, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ेगा, तो उससे इश्यूज आएंगे। यू आर गोइंग टू हार्म योर कम्युनिटी, अपकमिंग जनरेशंस को आप हार्म करोगे। दैट्स वाई इथिकल फ्रेमवर्क इज इम्पॉर्टेंट टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू क्रिएट द क्रेडिबिलिटी। जैसे टाटा ग्रुप में क्या है, दे आर फॉलोइंग द बिजनेस इथिकल प्रिंसिपल, बिजनेस में जो जो इथिकल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं दे आर फॉलोइंग द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, दे आर फॉलोइंग द एवरीथिंग, हर चीज़ उनकी कंप्लाइंट है, पीएफ ऊएफ सब कुछ देते हैं, एवरीथिंग इज कंप्लाइंट। सो दिस इज मेकिंग अ, it is a making credibility for that organization, ठीक है। So it also helps to create the credibility, that's why we are reading ethics or we are striving for ethics, ठीक है। it also improves in decision making। अगर आपको ethical framework पता है और ethics, if you know all the ethical things, then you will do a proactive or kind of good acts,
इन द सोसाइटी। जैसे मान लो, जैसे यहाँ एग्जांपल तो डॉक्टर का लिखा है, ऐसे गोरखपुर में एक बार केस हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो गए थे वहाँ पे, ठीक है। सो देयर वर सम डॉक्टर्स हु हैज़ अरेंज, मतलब बहुत जगह से उन्होंने अरेंज किया और ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर। नहीं तो वो भी अगर लॉ में पढ़ते, एथिकल्स मतलब उस सब चीज़ों में पढ़ते, तो व्हाट दे वुड हैव डन, वो भी वेट कर रहे होते, उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो एथिकल थिंग्स आर क्लियरिंग योर डायलेमा, और उससे क्या हो रहा है, यू आर मेकिंग अ गुड डिसीजन, दैट्स व्हाई एथिक्स इज इंपॉर्टेंट। सो बीइंग अ सिविल सर्वेंट, वो आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। यू विल नॉट बी बायस्ड अगेंस्ट एनी रिलीजन और अगेंस्ट एनी कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और कुछ भी जो आप पढ़ते हो। तो पॉलिटी और एथिक्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जो आप पढ़ते हो ना, वो सब चीज़ें यहाँ यूज़ होती हैं। प्रियम्बल वम्बल को आप कोट कर सकते हो, यू कैन कोट फंडामेंटल ड्यूटी एंड एवरीथिंग। सो दैट्स वाई आई वाज स्ट्रेसिंग, आई वाज फोकसिंग कि आपको याद रहे दो चार लाइनें वहाँ की, सो दैट यू कैन मेक द एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग। जैसे मैं बोलते बोलते निकल जा रहा है ना मुँह से, तो वो चीज़ें वहीं हैं, वहीं से आती हैं, ठीक है, कनेक्टेड है चीज़ें। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब कि लेट्स सपोज यू आर डूइंग अ करप्ट प्रैक्टिसेस इन द एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जब आप आईएएस कलेक्टर वगैरह बन जाते हो। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग, इफ़ यू हैव अ सेंस ऑफ इंटीग्रिटी और इफ़ यू हैव अ सेंस ऑफ ऑनेस्टी, देन इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको जब इथिकल एक्ट आप करोगे। सो इट विल सेटिस्फाई यू। आप कभी किसी की हेल्प करके, किसी उस तरह से आप देख रहे हैं कि आप हेल्प करोगे, तो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा काम किया ने आज, ठीक है, ऐसा लगता है। सो हाउ दीज थिंग्स आर कमिंग, अंदर से वो अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द एथिकल फ्रेमवर्क्स, आपने किसी की चीटिंग नहीं की, कुछ वो नहीं किया, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इथिक्स, वाई वी आर रीडिंग इथिक्स। ये सब याद तो नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बस मैंने लिख दिया है कि हम इथिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वाई वी नीड इथिक्स इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। ठीक है, अब दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, समझ में आ गया ना, इसमें तो कुछ डिस्कस जैसा है नहीं। अब these are the questions which ethics is going to address for you, ठीक है। so what are the questions की, what are the principles which are acceptable to society, that is, and what are the principles which is not। जैसे मान लो ये एक प्रिंसिपल है, ये भी मैंने आपको याद करवाया, वही प्रियम्बल वगैरह में लिखा हुआ है, मतलब अपने पॉलिटी वाले सेक्शन में, कि वी हैव टू रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वी आपको फंडामेंटल ड्यूटी में मैंने याद करवाया ना कि वी हैव टू एब्सटेन फ्रॉम सच प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू वुमेन, ऐसा बताया है। इसी तरह स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, ये सब जो जो आप पढ़ते हो, those are nothing but the principles which you can use here। So lot of principles are there which a society has to accept or which is acceptable in society, and there are various principles which is not acceptable in society, those things are addressed by the ethics, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे discrimination is unethical because it is violating the principle of equality and fairness, ठीक है, इक्वालिटी और फेयरनेस का जो वो है उसको वायलेट करता है, दैट्स वाई डिस्क्रिमिनेशन इज अनइथिकल। इट ऑल्सो हेल्प यू व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, जैसे मैंने आपको यूटिलिटेरियनिज्म में बताया, ठीक है, कि मान लो कोई कंपनी है, कंपनी इज डंपिंग टॉक्सिक वेस्ट, समझते हो आप टॉक्सिक वेस्ट की भाई, मान लो कोई ई वेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट भी होते हैं। इफ़ दे आर डंपिंग दोज टॉक्सिक वेस्ट इन सम विसिनिटी, देन इट इज़ गोइंग टू वाइड स्प्रेड और इट इज़ गोइंग टू हार्म द environment, so that is not a good practice or it is going to harm the public health, ठीक है। so this is not a ethical thing which a company do अगर ऐसा करती है। so this is how the things are, ठीक है, समझ रहे हो आप ये चीज़, ठीक है, समझ गया। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज गुड कंडक्ट एंड व्हाट इज बैड कंडक्ट, दिस इज ऑल्सो विल बी, दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो बी एड्रेस बाई इथिक्स। अगेन ये सब याद नहीं रखना है, बस मैंने आपको जानने के लिए लिखा के बता दिया, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब व्हाट इथिक्स इज नॉट, इथिक्स क्या नहीं है, तो इथिक्स इज नॉट मॉरलिटी, हमने डिफरेंस पढ़ लिया कि व्हाट इज मॉरलिटी व्हाट इज इथिक्स, वो आपको पेज याद होना चाहिए जो हमने पेज पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया कि हाउ इट इज़ अ इंडिविजुअल, उसका स्कोप क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका सोर्स क्या है, सब जो मैंने बताया वो चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। सो इथिक्स कैन नॉट बी रिलीजन, क्योंकि रिलीजन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी वेयर यू विल फाइंड अनइथिकल थिंग्स,
ठीक है, जैसे भाई वो मैंने आपको बताया था ना क्या एक तो केस बताया था सबरीमाला वाला केस बताया था, राइट? सो दैट रिलीजन वाज गाइडिंग कि भाई वुमेन्स डू नॉट हैव टू कम टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, so that the religion guideline was there, but that was not ethical because the equality principle was violated, the principle of equality was violated. ठीक है, समझ रहे हो आप? सो रिलीजन कैन नॉट बी इथिक्स, ठीक है, एथिक्स कैन नॉट बी रिलीजन, समझ रहे हो आप? ठीक है, एथिक्स इज यस। ऑल्सो एथिक्स इज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग द लॉज। इसका मतलब ये नहीं है कि वेरियस लॉज आर देयर विच आर अनएथिकल। बताओ, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो अनएथिकल हैं, तो यू कैन नॉट से कि एथिक्स मीन्स लॉज। आप बताओ, बहुत सारे से तो क्या है, तो लिखा है एपार्थाइड लॉ। हैव यू हर्ड ऑफ एपार्थाइड लॉ? बताओ, बोलो यस। बोलो। तो एक ऊपर जो लिखा है अपार्थाइड और नीचे लिखा है विसल ब्लोअर, दोनों लोग एक एक चीज फिर से पकड़ो और एक्सप्लेन करो वाई समथिंग इज लीगल बट अनएथिकल एंड वाई समथिंग इज इलीगल बट इथिकल। सर अपार्थाइड लॉ तो रेशियल सेग्रीगेशन के लिए था ना, कि आप कलर के बेसिस पे लोगों को जज कर रहे हो। तो ये हाँ हाँ चीज़ हाँ हाँ। तो ये चीज़ लीगल साउथ अफ्रीका में लीगल थी, बट इक्वालिटी जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रही थी, कि आप हम्म, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा था ना लोगों को। आप रेस के अकॉर्डिंगली आप साउथ अफ्रीका में ये चीज़ वो कर रहे हो, अप्लाई हाँ कर रहे हाँ, हो। वी वर डिस्क्रिमिनेटिंग, मतलब द पीपल वर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेस। सही बात है, ठीक है। अब शगुन दूसरा वाला आप बताओ। So please give me one. हाँ हाँ, टेक योर टाइम। So हाँ बताओ। सर जो ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब ठीक से समझ नहीं आ रहा। अदिति, आपको आ रहा है दूसरा वाला समझ? इलीगल बट इथिकल जो भी लिखा हुआ है, यस सर। बताओ। सर इसमें विसल ब्लोअर तो वो पर्सन होता है ना, जो किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लाइक आप कुछ सही है गलत है वो एक्सपोज करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट के करप्शन के बारे में एक्सपोज कर दिया एक पर्सन ने, तो ये हम्म, चीज़ तो लॉज ब्रेक मतलब लॉज को ब्रेक करती है ये चीज़, बट एथिकली राइट हो सकती है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगी। हाँ, बिकॉज इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो शगुन विशल ब्लोअर का मतलब वो होता है ऐसा बंदा जो, मतलब जैसे विकी लीक्स एक पढ़ा होगा आपने, विकी लीक्स करके केस हुआ, पनामा पेपर्स। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख भी सो, यस पी ए एन ए पनामा पेपर्स, PANAMA पेपर्स, पनामा पेपर्स, विकी लीक्स। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे पीपल आर विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर्स का मतलब, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एंड यू आर सीइंग द अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर गोइंग टू आर हैपनिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्योंकि आप एम्प्लॉई हो तो यू हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया कि भाई एथिक्स इज गाइडेड बाय प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट।
मान लो आप डॉक्टर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो भाई डॉक्टर हो और वहाँ पे मान लो ह्यूमन का ऑर्गन जो है वो इधर-उधर किया जा रहा है कि मरने के बाद लोग ऑर्गन निकाल के बेच रहे हो वहाँ पे, और यू आर अ डॉक्टर इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। सो आपका एथिकल प्रिंसिपल्स क्या बोलता है कि भाई यू यू हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ दैट प्रोफेशन, जो मेडिकल एथिक्स है वो आपको फॉलो करनी है, और आपको ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स फॉलो करनी है। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। बट द विसल ब्लोअर्स आर दोज, आप मान लो विसल ब्लोअर बन जाते हो और गवर्नमेंट में जाके ये सारी चीज़ें एक्सपोज कर देते हो विद द डॉक्यूमेंट। सो इट इज़ इलीगल बट इट इज़ एथिकल, बिकॉज यू आर exposing those unethical practices which is happening in that organization। समझ रहे हो आप ये चीज़? ठीक है, यस। शगुन आ गया आपको भी समझ? यस सर। ठीक है। सो अब आप लोग ये बताओ कि जैसे यहाँ लिखा है कि इथिक्स इज नॉट फॉलोइंग द लॉ, कैन लॉ विल ऑल्सो, मतलब क्या लॉ इथिकल हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि लॉ इथिकल भी हो? उसका कोई एग्जाम्पल है? बताओ। क्या ऐसा कोई लॉ आप लोग जानते हो जो इथिकल भी है, मतलब कि लॉ एथिक्स, एथिक्स भी तो हो सकता है, लॉ इथिकल भी तो हो सकता है। बोलो बोलो। सर डाटा प्रोटेक्शन हो सकता है। हाँ, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, गुड। हाउ इट इज इथिकल? क्योंकि प्राइवेसी क्योंकि बचाया है वो ना वो। डाटा, प्राइवेसी ऑफ हाँ, हाँ, ध्यान प्राइवेसी ऑफ रखता है और इंडिविजुअल पे ये ध्यान रख रहा है, हाँ, गुड। भी है। ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब लॉ जो है ना वो इथिकल भी होते हैं, लॉ अनइथिकल भी होते हैं, ठीक है। और इथिक्स इज नॉट ओनली अबाउट लॉ, इथिक्स और केवल लॉ नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा बनता है, इसका भी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो ऐसा ही है कि सम लॉज आर इथिकल, सम लॉज आर अनइथिकल, ठीक है। और देयर आर वेरियस लॉज विच आर इथिकल एज वेल, तो ऐसा बनता है, ठीक है। एक जो भी डायग्राम है, तो खैर ये चीज़ आपको समझाए इसलिए रहा हूँ। अब जैसे देखो इसी सब पे 10-10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इस पे 10 नंबर में आपको 150 वर्ड लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन आया था एथिक्स और लॉ के बारे में, ठीक है। एथिक्स और लॉ पे 10 नंबर का क्वेश्चन आया था लिखने के लिए। अब वहाँ आपको दोनों फेज लिखने हैं कि भाई हाउ द लॉ कैन, मतलब हाउ लीगैलिटी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द एथिकल प्रिंसिपल्स, ये भी आप लिख सकते हो। हाउ ओनली लॉज आर नॉट सफिशियंट फॉर द एथिक्स, वो भी आपको इस सब से लिखना है कि भाई विसल ब्लोअर और ये सब, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल से चीज़ें आती जाएंगी और एक बार पढ़ लोगे आप तो ध्यान आ जाएगा। थोड़ा सोचने से आ जाता है, जब पूरा सिलेबस आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तो आपको ये समझ में आना कि इथिक्स इज नॉट फॉलोइंग द लॉ, ठीक है। इथिक्स इज ऑल्सो नॉट अबाउट कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स, भाई वेरियस कल्चर्स आर देयर, भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस आर इन आवर कल्चर, ठीक है। वी हैव द पैट्रियार्की एंड अदर थिंग्स, सो कल्चरल नॉर्म्स आर देयर। सो एथिक्स इज नॉट फॉलोइंग द कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म, जरूरी नहीं है कि वो एथिकल हो, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन इज अगेन वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द कल्चरल एक्सेप्टेंस। एथिक्स इज ऑल्सो नॉट अबाउट बिलीफ, बिकॉज बिलीफ मैंने आपको बताया कि आप क्या होल्ड ट्रू करते हो, ठीक है, दैट इज अ बिलीफ। द आइडिया दैट यू होल्ड टू बी ट्रू, दैट इज बिलीफ। तो मान लो पर्सन है, पर्सन इज बिलीविंग इन अ रेसियल सुप्रीमेसी, पहले होता था ना इस तरह का कि भाई माई रेस इज सुपीरियर, ठीक है, इस तरह का बिलीफ था। सो दिस इज हाउ द बिलीफ सिस्टम इज देयर, बट एथिकल क्या बोलेगा? एथिक्स इट इज अनएथिकल, because again it is violating the principle of equality or whatever principle. So these kind of principle mostly you are getting from polity, वो आपको पता लग जाएगा। तो अब समझ में आया what ethics is not about, इतना समझ में आ गया what ethics is not about, यस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कई सारे इम्पोर्टेंस लिखे हैं एथिक्स के, कि इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या है। आपके सिलेबस में एक वर्ड लिखा है
इसेंस ऑफ एथिक्स या इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द इसेंस ऑफ एथिक्स या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, जो भी इस तरह का, ठीक है। सो इम्पॉर्ट जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, इसेंस ऑफ एथिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स या जो भी, यू हैव टू रिफ्लेक्ट द थिंग्स ऑन योर सिलेबस। तो आपको सिलेबस इसीलिए मैं शुरू में दिखाया था, आपको याद होना चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ लिखा है कि फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस। अब सिलेबस देखो आप, सबसे ऊपर वाला आप सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ना, देखो सिलेबस में कहाँ गया, एटीट्यूड, ये वो और देखो यहाँ लिखा है ना, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज इथिक्स, ये सब, ठीक है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये सब। सो दिस इज द इसेंस ऑफ एथिक्स। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द इसेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, इसेंस और इम्पोर्टेंस है एथिक्स का, समझ रहे हो आप ये चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ फिर मैं यहाँ पे वही तो लिखने में इस वजह से इशू नहीं आता, जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको लिखने में इशू नहीं आएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस, हमने पढ़ा ना ऊपर, गवर्नेंस प्रमोट सोशल हार्मोनी, ठीक है। ये सब आप देखते हो कि भाई ये इम्पोर्ट, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, ट्रस्ट बिल्ड होता है इंस्टीट्यूशन का, यूनिवर्सल है लेकिन कल्चरली सेंसिटिव या जो भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। वर्चुअस लीडरशिप को ये इनकरेज करता है, मॉरल करेज देता है, ठीक है, फॉस्टर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अब जैसे एसडीजी है, एसडीजी इज ऑल्सो इज़ अ एथिकल थिंग। जो भी एसडीजी अगर आप पूरा पढ़ लोगे वो भी मतलब काइंडली, मतलब वो भी मोस्टली डिराइव फ्रॉम द एथिक्स ओनली, ठीक है। मतलब एथिक्स के ही प्रिंसिपल हैं जहाँ से वो सब चीज़ें चल रही हैं। इतना समझ में आ रहा है ये चीज़। अब फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस में जो जो एग्जाम्पल लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है। शगुन आपको आ रहा है, अदिति आपको आ रहा है, एक एक करके एक बार पढ़ पढ़ के बताते जाओ कि फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस आप बताओ शगुन, और दूसरा वाला तब तक आप पढ़ लो अदिति, फिर इस तरह से तीसरा चौथा ऐसे करके ख़त्म कर लेते हैं, आप लोग समझ लो कि क्या है ये। तो शगुन पहला वाला आप पढ़ो, फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस, फिर बताओ। एग्जाम्पल बताना है। हाँ हाँ, नहीं जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये इस सिनेरियो में एथिक्स इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी रखता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सब कुछ बताता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है कि मतलब सब चीज़ें एकदम क्लियर होती है, और मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हम्म। नहीं तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, एक बार तो नीचे पढ़ो ना, नीचे जो लिखा हुआ है ई श्रीधरन वाला पढ़ो और उसको बताओ कैसे वो ट्रांसपेरेंट या जो भी वर्ड लिखा है ऊपर वो कर रहे थे। तो इसमें मतलब था कि जो मेट्रोमैन ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अपनी एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड किया, यानी मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपहोल्ड किया टाइम पे, और अपना कंप्लीट करके विदाउट करप्शन और इनएफिशिएंसी, यानी कि उनके जो एक्शंस इजी थे, अंडरस्टूड, मतलब सबको अंडरस्टैंड में इजी होने वाला था, और उन्होंने हम्म, एज अकाउंटेबिलिटी दिखाया जा रहा है इसमें कि मतलब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने अश्योर किया था वो पूरा किया। ठीक है, काइंड ऑफ ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैं आपको और बताऊंगा, मतलब अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी का मतलब आपको समझ में आता है, व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी, आगे भी आएगा, मतलब घबराना नहीं है, एक एक वर्ड आ जाता है। ट्रांसपेरेंसी हो गया कि एक्शन ऑफ वर्ड्स जो क्लियर हो अंडरस्टैंड करने में। नहीं, ट्रांसपेरेंसी इन अ पब्लिक सर्विस, अगर मान लो हम पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी का मतलब जैसे जैसे मान लो व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी, काइंड ऑफ लेट सपोज, जैसे मान लो आप आईएएस ऑफिसर बनते हो, ठीक है। इफ़ यू आर मेकिंग एवरी डिसीजन ट्रांसपेरेंट का मतलब, आप जो भी मान लो कोई टेंडर आया आपके पास कोई मांगने, ठीक है, आपने आपके पास 4 कोट आए, एक आपके भाई का भी कोई कोट आ गया
कि भाई होता है ना टेंडर वगैरह पास करने का कोट आता है, आपने सारे कोट को पब्लिक में रख दिया कि भाई इतना 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 लोगों का बिड है, कि भाई मेरा भाई मुझे बोल रहा था 10 लाख का, ये लोग बोल रहे हैं 8 लाख का, ये बोल रहा है 7 लाख का, आपने उसको पब्लिक में रख दिया या सबको दिखा दिया। सो दैट इज़ अ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अगर आप जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना क्या होगा, उतना सही रहता है, मतलब वो इट इज़ अ काइंड ऑफ गुड प्रैक्टिस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, श्रीधरन को। ही हैज़ ऑल्सो डन दैट कि भाई बजट में जो भी चीज़ खर्चा हो रहा होगा वो सारी चीज़ें बाहर रख रहे होंगे कि भाई इसका पिलर बना तो इतना पैसा, उसका पिलर उतना, ये मतलब सब बता रहे होंगे। That is how they are making the things transparent to the public, so that everything will be transparent। करप्शन की गुंजाइश ज़ीरो हो जाती है। नहीं तो आप देखो ना, आप सोचो मान लो आप ऑफिसर बनते हो, आपके पास टेंडर आता है, आपके पास भाई का आया 10 लाख का, किसी का 5 लाख का भी पड़ा हुआ तो अपने भाई का ही पास कर दोगे, आप बाहर नहीं लाओगे उस चीज़ को। तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वहीं पे करप्शन होता है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट अकाउंटेबल, इफ़ यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट, देन द करप्शन विल ब्रीड इन। करप्शन हो जाएगा वहाँ। समझ रहे हो आप ये चीज़? ठीक है। यस सर। तो समझ में आया वाई वाई इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस आप पढ़ोगे थोड़ा और डिटेल में, लेकिन समझ में आ रहा है गवर्नेंस में वही सारी चीज़ें हैं, मतलब व्हाट आर द पॉलिसीज यू आर मेकिंग। गवर्नेंस इज ऑल अबाउट डूइंग द थिंग्स फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नेंस। ठीक है, कोई भी चीज़ आप करते हो बिकॉज यू आर अ पिलर ऑफ गवर्नेंस फॉर द गवर्नमेंट, इफ़ यू आर डूइंग, इफ़ यू आर बीइंग सेलेक्टेड इन द दिस सर्विसेज, तो आप बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, हर चीज़ करोगे। सो दोज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ गवर्नेंस। सो यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड एज वेल एज अकाउंटेबल वॉट एवर यू आर डूइंग। इस तो वहाँ पे इथिक्स फ्रेमवर्क जो होते हैं वो काम आते हैं। ठीक है, अब अदिति दूसरा वाला बताओ, तीसरा वाला तब तक आप शगुन पढ़ लेना, तीसरा जो लिखा है। नाम मैंने इसलिए लिखे हैं सर सो दैट इसमें लिख आई कैन रिमेम्बर समवन। ठीक है, नाम मैंने इस वजह से कई सारे इसमें लिख दिए कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप लोग को याद रहे। यही सब घुमा फिरा के हर जगह यूज़ होता है। भाई श्रीधरन का लिखा हुआ है मान लो, तो इट इज़ नॉट ओनली ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे आप यूज़ करोगे या इंटीग्रिटी पे आप यूज़ करोगे, एनीथिंग कम्स इन योर एग्ज़ाम, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस एग्जाम्पल, हर जगह ये लोग फिट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ बताओ तो दूसरा वाला। सर इसकी सेकंड इम्पोर्टेंस है कि इट प्रमोट सोशल हार्मनी। सर सोशल हार्मनी इट मीन्स द पीस अमंग कम्युनिटीज और पीस अमंग पीपल एंड कोऑपरेशन अमंग पीपल। तो इसमें एग्जांपल ये दे रखा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन लोग जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, लाइक जिन लोगों को हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं सोसाइटी से ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, सेक्स। तो मतलब बेसिकली उनको एक्सक्लूड कर देते हैं सोसाइटी से, तो उन लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था जिससे इक्वालिटी और जस्टिस मेंटेन हो सके, बेसिकली सोशल हार्मनी प्रमोट हो सके। सही है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ था वो याद है ना, मतलब यस सर। भूला तो नहीं है ना, गायब तो नहीं हो गया है। आर्टिकल 17 बताया था ना मैंने, तो वही सब है इसमें। आर्टिकल 17 वाज फॉर द बैनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, यस सर। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ डायरेक्ट कोट कर सकते हो, आर्टिकल 17 बताया हुआ। ठीक है, तो फोर्थ वाला फिर आप पढ़ना, थर्ड वाला आपने शगुन पढ़ लिया, यस सर। बताओ। सर इसमें सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, मतलब कि जो एथिक्स होती है वो हमारे डिसीजन को सपोर्ट करती है जो हम बहुत डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम का। ही वाज अ हम्म, साइंटिस्ट एंड प्रेसिडेंट, तो उनके पास जो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लाइक साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्योस था। बट हम्म, उन्होंने अपने जो डिसीजन है वो बैलेंस किए by gathering relevant information, considering अदर पर्सपेक्टिव्स, मतलब हर पर्सपेक्टिव से सोच के जो भी डिसीजन थे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के वो लिए, और इसीलिए एथिक्स डिसीजंस को सपोर्ट करती है जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में ले गए होते हैं। गुड, ठीक है, सही है। फोर्थ वाला आदित्य आपने पढ़ लिया, फिफ्थ वाला एक बार शगुन पढ़ लो। पढ़वाने का मतलब वही 2 4 लाइन आपको याद रहे, मतलब ये एग्जाम्पल वगैरह। जैसे फोर्थ वाला है टीएन सेशन, अदिति टीएन सेशन को जानते हो आप? सर चीफ इलेक्शनल कमीशन ऑफ इंडिया।
हाँ वो तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। वैसे कभी सुना है मतलब? नो सर। जो आपके पास वोटर कार्ड है ना वो इन्हीं का वो है। आप सोचो कि 1992 के पहले वोटर कार्ड नहीं होता था लोगों के पास। आप सोचो किस लेवल पे धांधली चलती होगी वोटिंग में। आप समझ रहे हो? वोटर कार्ड तक नहीं था लोगों का। कोई कार्ड ही नहीं था जिससे पता हो लोगों को कि भाई आप कौन जाके दे रहा है। अब एक ही बार में जैसे बोला था बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। बूथ पे जा जाके बहुत सारे लोग चाहे तो टीएन सेशन वाज द वन ऑफ देम कि उसने उन्होंने क्या किया एकदम मतलब ही हैज़ रिफॉर्म्ड द इलेक्टोरल सिस्टम ऑल टुगेदर। ठीक है? तो आज की डेट में सीईसी जो है ना एक संजीव या राजीव करके जो भी हैं। तो द थिंग इज़ कि इफ़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब आप पढ़ोगे अपने पॉलिटी में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब पढ़ोगे आर्टिकल 324 वगैरह के बारे में डिटेल में, देन यू विल गेट टू नो कि भाई व्हाई दीज काइंड ऑफ पोस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेमोक्रेसी। अब यही लोग अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? अगर यही लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे प्रिंसिपल्स पे तो दिक्कत आने लगेगी। ठीक है? हाँ बताओ फोर्थ वाला। सर इसमें तो यही लिखा है कि इन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस को रिफॉर्म करा जिससे कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो सके, हाँ, जिससे सो वह लोगों का जो जैसे मैंने आपको बताया ना इलेक्टोरल प्रोसेस में व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म ही हैज़ डन उस इन्होंने वो किया। इलेक्टोरल मतलब वो कार्ड आपके बनने लगे वोटर आईडी कार्ड और इस तरह का। ठीक है? अब जैसे देखो अभी क्या हो रहा है आधार-वाधार से लिंक करने की बात चल रही है। इस तरह की बातें हो रही हैं। सो अगर इस तरह की बातें हो जाएँगी तो जो फेक वोटर हैं वो सब हटते जाएँगे, सब कुछ सही हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दे आर रिफॉर्मिंग द थिंग्स फॉर बिकॉज़ वी हैव टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इट इज़ रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है फ्री एंड फेयर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? आगे बताओ आगे। फिफ्थ वाला बताओ। शगुन पढ़ लिया हो तो थोड़ा बहुत। यस सर। सर फिफ्थ वाला है यूनिवर्सल येट कल्चरली सेंसिटिव, मतलब कि ये यूनिवर्सल तो होता है यानी हर जगह एक्सेप्टेड तो होता है, बट जो हमारे कल्चरल बिलीव्स होते हैं उसमें थोड़ा सा लैक करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है एग्जाम्पल महात्मा गांधी का, क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस और ट्रुथ को प्रमोट किया था। हुँ, ताकि क्योंकि इंडियन कल्चर में इसको रिस्पेक्ट किया जाता है कि वायलेंस नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए एथिक्स का ध्यान, मतलब एथिक्स का मेन पर्पस यहाँ पे था कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट किया, बट एक वे हुँ, में कि वो वायलेंस ना करे। तो मतलब गुड ठीक है। हमारे कल्चरल बिलीव्स का ध्यान रखते हुए ह्यूमन राइट्स को वो किया। ठीक है, अच्छी बात है। सही है। समझ गए। अब ये 3 बातें और आती हैं, ये भी एक बार जल्दी से पढ़ लो, तो आप लोग का ये खत्म हो जाएगा एथिक्स का पहला वाला टॉपिक। इसके बाद वैल्यूज़ वगैरह पढ़नी है, वैल्यू क्या होता है और ये सब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू, लॉ ये सब पढ़ना है। एक-एक करके ये भी देख लो। सो ये जो स्ट्रेंथन्स मॉरल करेज वाला, ये वाला पढ़ लिया मैंने, बता दो। हाँ, बताओ, बताओ। सर इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, अंसारी थ्रू हिज एंटी करप्शन मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड मॉरल करेज इन डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी जो एथिक्स है वो हमारे जो मॉरल करेज होती है, यानी मतलब कि हमारे जो मॉरल्स होते हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे इस वाले उसमें दिखा रखा है कि एंटी करप्शन मूवमेंट होना चाहिए, यानी एथिक्स हमारे इस वाले उसमें सपोर्ट कर रही है कि क्या चीज़ है सही है और क्या गलत है, वो भी सपोर्ट कर रही है। और जो हमारी मॉरल करेज है यानी चीज़ों को फॉलो करने की जो करेज है वो भी इसमें प्रमोट हो रही है।
ठीक है, काइंड ऑफ, लेकिन जैसे जैसे अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट इज डिमांडेड इन द अन्ना हजारे करप्शन मूवमेंट, राइट? अन्ना हजारे वाला करप्शन मूवमेंट आपको पता है? पता है अन्ना हजारे वाला करप्शन मूवमेंट जो चला था, एंटी करप्शन मूवमेंट? Yes, I've read about it. सुना था, 2013 वगैरह में चलता था, ठीक है? तो मैंने बताया कि इफ यू आर डूइंग एथिकल थिंग इट विल बी अलाइनिंग विद द मॉरलिटी एज वेल। अगर आप एथिक्स करते एथिकल चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इट विल अलाइन योर मॉरलिटी एज वेल, एंड दैट इज हाउ द मॉरल करेज इज बिल्ड अप इन यू। ठीक है भाई, हो सकता है आपको लग रहा हो कि करप्शन जो है वो, मतलब करप्शन करना चाहिए, करप्शन इज मतलब इट इज़ अ इमोरल थिंग, बट वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर डूइंग दैट। लेकिन जब अन्ना हजारे ने ये मूवमेंट चलाया है, दे हैव हेल्ड द अकाउंटेबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। सो मॉरल करेज कैसे आया लोगों में? बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड दोज वैल्यूज, द एंटी करप्शन वाला जो वैल्यूज था कि दे हैव टू गो अगेंस्ट द करप्शन, दोज काइंड ऑफ वैल्यूज केम इन वेरियस institutions, in various bureaucrats. This is how the moral courage is promoted. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? लेट सपोज आपके अंदर से मॉरलिटी आपको लगती है, ठीक है, कि भाई हमको ऐसा करना चाहिए, हमें करप्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एथिकल बैकिंग फॉर इट। अगर एक बार एथिकल बैकिंग हो गई तो दोनों चीज़ें अलाइन हो जाती हैं, एंड यू हैव द मॉरल करेज टू डू दोज थिंग्स। ठीक है, तो कभी कभी एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं वो आपकी मॉरलिटी को बूस्ट करते हैं, इवन द इंस्टीट्यूशंस की मॉरलिटी को बूस्ट करेंगे वो। जैसे अन्ना हजारे का जब एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ, उसके बाद आपको पता है ना, लोकपाल लोकायुक्त वाला एक्ट बना था। ठीक है, लोकपाल लोकायुक्त नाम का एक एक्ट बना था, पता है ऐसा कुछ? सुना सुना है कभी? सुना है लोकपाल लोकायुक्त? बताओ शगुन, सुना है? No, sir. कोई नहीं, अपन उसमें पढ़ेंगे पॉलिटी में। तो लोकपाल लोकायुक्त वाला एक्ट बना टू चेक द करप्शन विच इज गोइंग इन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उसको चेक करने के लिए लोकपाल लोकायुक्त का वो बना। 8 मेंबर की कमेटी होती है उसमें, जो बनता है ये लोकपाल लोकायुक्त वाला, उसमें एक बंदा इसी तरह होते हैं विच इज़ गोइंग टू काइंड ऑफ डू द विजिलेंस इन इट। ठीक है, चेक करते हैं कौन चोर, मतलब इस तरह का वो हो रहा है करप्शन वगैरह। ठीक है, तो अदिति और समझ में आ गया? कोई और इसमें से आपको समझ में आया? सर जो फर्स्ट वाला है, मतलब ये एनकरेजेस वर्चुअस लीडरशिप, ये नहीं हाँ, समझ आया। चलो लास्ट वाला बताओ। सर लास्ट वाले में है कि इट फोस्टर्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, मतलब कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एनकरेज करता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि वर्गीज क्यूरियन द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। सर जो वाइट रेवोल्यूशन था, मिल्क मिल्क बेसिकली डेयरी प्रोग्राम था, डेयरी डेवलपमेंटल प्रोग्राम था इंडिया के हम्म, लिए। तो यहाँ हम्म, पे एग्जांपल दे रखा है कि इट अपहेल्ड द एथिक प्रिंसिपल्स बाय एम्पावरिंग फार्मर्स एंड इंश्योरिंग फेयर प्राइसेस। हम्म। ठीक है, तो वर्गीज कुरियन के बारे में मतलब आपको पता है थोड़ा बहुत? यस सर। कोई बात, हाँ, तो वही है जो आपने बताया, सही है। अब पहला वाला वर्चुअस लीडर, व्हाट इज वर्चू? वर्चू क्या होता है हिंदी में, मतलब क्या होता है वर्चू का? बताओ, वर्चू का मतलब क्या होता है? गुण। गुण, ठीक है। वर्चू का हिंदी में मतलब होता है गुण। अब भाई ऐसा, आप बताओ आपके अंदर कौन सा, आप लोगों के अंदर कौन कौन सा गुण है? व्हाट इज द वर्चू इन यू? एक एक वर्चू बताओ आप अपनी, आप लोग अपनी अपनी। इट कैन बी एनीथिंग, मैं बताया सब ओवरलैप होता है। सोचना नहीं कुछ वर्चू अलग चलता है, कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब जब हम लोग एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे तो ही टॉक्ड ऑन द वर्चुअस एथिक्स। उन्होंने ये वर्चू प्रिंसिपल दिया कि, पहले आप लोग एक वर्चू बताओ, फिर मैं थोड़ा सा बताया तो आपको ध्यान रहेगा। बताओ वर्चू का वर्चू एक एक गुण बताओ अपना। अच्छा,
what do you think that it is a मतलब which is virtuous in you? सर आई थिंक इस कॉम्प्लेक्स या फिर वो भौकाल वाली सिचुएशन में भी पेशेंस से चीजों को हैंडल करना। ठीक है, तो पेशेंस इज वन ऑफ द वर्चू इन यू। अदिति आप बताओ, व्हाट इज अ वर्चू इन यू? सर ऑनेस्टी। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज अ वर्चू मान लो, मतलब आपके अंदर है। ठीक है, तो वर्चुअस का मतलब, अब आप सोचो जैसे आपने बताया कि यू हैव द ऑनेस्टी, और उसने बताया कि भाई पेशेंस इज अ वर्चू इन, मतलब उसके कैरेक्टर में। सो वर्चू इज ऑलवेज इन द कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव। तो अरिस्टोटल क्या बोलता है, अगर आदमी ही वर्चुअस हो जाएगा, मतलब उसके अंदर इस तरह के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे कि ऑनेस्टी उसके अंदर है, इंटीग्रिटी है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वॉट एवर यू आर रीडिंग इन दिस, वॉट एवर वर्ड्स यू आर रीडिंग, दोज ऑल आर द वर्ड्स ऑफ द, जो भी अच्छे वर्ड आप इसमें पढ़ोगे, दोज आर द वर्ड्स आर ऑफ द वर्चुअस मैन। ठीक है, अब आप अरिस्टोटल क्या बोलता है कि वी हैव टू स्ट्राइव फॉर द वर्चू। वर्चू इथिक्स, वर्चू इथिक्स मतलब हमें आदमियों का कैरेक्टर ऐसा डेवलप कर देना है कि वो खुद ही वर्चुअस हो जाए। तो फिर हम इंस्टीट्यूशन से परे हो गए ना। हमको इंस्टीट्यूशन का मतलब फिर आप करप्शन नहीं करोगे, फिर आप कुछ गलत काम नहीं करोगे, यू विल नॉट टेल अ लाई, यू विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपके अंदर पेशेंस रहेगा, आपके अंदर और भी इस तरह के गुण हमें डेवलप करने हैं। सो ही टॉक्ड ऑन द वर्चुअस इथिक्स। अब आप सोचो, अगर एज अ लीडर यू हैव लॉट ऑफ वर्चूज इन यू, बिकॉज इट इज इन योर कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में अगर वर्चू है तो क्या होगा, वो बिहेवियर में दिखेगा, जब आप कुछ करोगे तो दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप पहले से ही वर्चुअस हो, देन ऑलवेज यू विल बी इथिकल। तो आप इथिकल रहोगे ही। दैट वाज द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल। समझ रहे हो वर्चू इथिक्स का मतलब? आगे हम लोग पढ़ेंगे भी वर्चू इथिक्स वगैरह, एरिस्टोटल वगैरह के बारे में थोड़ा सा, लेकिन समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है कि जेसिंद्रा आर्देन करके, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है, ठीक है, तो उन्होंने क्या डिस्प्ले किया, एम्पैथी, इथिकल लीडरशिप ड्यूरिंग द क्रिस्ट चर्च मॉस्क पे शूटिंग हुई थी। एक क्रिस्ट चर्च मॉस्क है वहाँ पे, ये बहुत पहले की बात है, 2019 वगैरह की शायद। तो वहाँ पे शूटिंग हुई थी, वहाँ पे मतलब अ, तो उन्होंने क्या सपोर्ट किया इसको, क्या नाम है, जो विक्टिम्स थे उनको सपोर्ट किया। होता है ना आजकल, जैसे आप देखोगे कि कहीं पे इस तरह का हो रहा है तो द लीडर्स आर गोइंग ओवर देयर। होता है ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शोक जताया इस चीज़ पे, या मोदी जी वहाँ चले गए और खड़े हो गए, मतलब विक्टिम्स के साथ, या जो भी होता है। ठीक है, सो दिस इज अ कैरेक्टर, this is a virtuous leadership. These are the characters which are driven by the ethical principles, and if you are the virtuous man or woman, तो आपके कैरेक्टर में वो दिखेगा, and your conduct will be ethical. आपके अंदर एम्पैथी, कंपैशन से ये सब होगा। ठीक है, समझ गए आप ये चीज? समझ गए दोनों लोग? यस। यस सर। ठीक है, तो खत्म करते हैं लास्ट में। बस आप ये बताओ, सिंपैथी, एम्पैथी और जो हमने बात किया कंपैशन और अल्ट्रुइज्म, एक बार अंतर बताओ क्या था? सर सर सिंपैथी तो ये बताओ, एक एक करके बताओ, कोई दिक्कत सर बेसिकली इन सिंपैथी यू फील दैट पेन बट नॉट टेकन इट इमोशनली। ठीक है। एम्पैथी आप बताओ शगुन, क्या है? सिंपैथी में होता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो सिंपैथी से थोड़ा सा ज्यादा हम फील करते हैं, लेकिन हम्म हम उसमें कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हम्म एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखते रहना सबका, सो दैट यू कैन, क्योंकि वहाँ याद नहीं आता एग्जैक्ट डिफिनीशन, यू कैन नॉट रिलेट फॉर द एम्पैथी। मैं दे भी दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा वो चीज़। सो बेटर टू ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। बस आप समझ लो कि सिंपैथी क्या है, एम्पैथी क्या है, कंपैशन क्या है। तो कंपैशन क्या है? सर कंपैशन हो गया कि हम उसमें एक्शंस लेते हैं और हमारे जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो दे कैन बी सीन। हाँ, जैसे कोई एग्जाम्पल? सर द एग्जांपल आई टोल्ड यू अर्लियर वही वाला, कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम कोई एजेड इंसान देखे तो हम उसको अपनी सीट ऑफर कर दें, ये कंपैशन हो गया। हम्म, ठीक है।
ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, क्लैरिटी थोड़ी बहुत बन रही है ना। अब एथिक्स समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है इसमें। यस सर। यस सर। लिखना लिखाना है इसमें या ऐसे ठीक है चलेगा? तो सर चल रहा है जैसे अभी तक बताया सही था। ठीक है, तो एक दो बार आप लोग रीड करना है इसको, मतलब पढ़ना, फिर अगले बार आगे और करते हैं इसमें एथिक्स में, ठीक है। और आपका इन्वायरमेंट भी करना है, तो इन्वायरमेंट अभी वीक में किसी दिन लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीक फिर से यही एथिक्स, ठीक है। तो 2-2 घंटे देते जाना, 2-2 ढाई-ढाई घंटे, ताकि कवर करते जाए अपन, ठीक है। इन्वायरमेंट वाली बुक मैंने शेयर की है क्या पीएमएफ की आप लोगों को? सर नहीं, बुक शेयर नहीं किया है, बस आपने वो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला लेसन भेजा। मैं पूरा बुक ही शेयर कर देता हूँ, वहीं से कॉपी पेस्ट चलता है, मतलब ठीक है। मैं बुक आप लोग को शेयर कर देता हूँ। जैसे शायद पीएमएफ वाली ज्योग्राफी की मैंने शेयर कर दी है, राइट? यस सर। ठीक है, तो इसकी भी मैं शेयर कर दूंगा। मेन नोट्स मतलब पढ़ना आपको इसी सब से है, जो नोट्स होंगे ना, मतलब जो किताबें हैं वो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। लेक्चर का तो है ही, मतलब एथिक्स में आपको नोट्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। कोई डाउट अभी तक? तो वर्चू आप यस लोग सर। डेवलप कर लोगे ना अपने अंदर, वर्चू डेवलप करना, ठीक है। यस। ओके देन, फिर मिलते हैं कल या परसों, मोस्ट थैंक यू प्रॉब्ली सर। शाम में, ठीक है। थैंक यू चलो, सर। ओके बाय।